इस कार्बन को तो कैटेगरी में ही मत लेना, तो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर ये क्वेश्चन का आंसर जान जाओगे तो आप 11th की बहुत सी रिएक्शंस ऑलरेडी समझने लगोगे। इसके बेसिस पे दो टाइप के बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है मेटा डायरेक्टिंग, एक होता है ऑर्थो एंड टंग डायरेक्टिंग। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्कोनिकॉफ रूल। मैं आपको इजीएस्ट तरीके से बताऊंगी, जो बताऊंगी उसे लिख लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो एल्काइन ना काफी हद तक सिमिलर है एल्कीन से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है वो सिर्फ आपको एल्कीन्स में देखने को मिलता है। ऑर्थो पोजीशन इज दिस, नेक्स्ट इज मेटा, नीचे इज पैरा। रिएक्शन समझ में आ गई? अब जब बेंजीन में डायरेक्टली CH3 लग जाए उसे क्या बोलते हो? मैम एक मिनट, 1 और 2 पे लगा है, 3 और 4 पे लगा है, किसको नोट करें हम? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम हाइड्रोकार्बन्स को कवर करेंगे पूरी तरीके से। एल्केन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, एल्काइंस एंड अरीन्स। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू ऑल, क्या आपने एल्केन्स पढ़ लिया ना? पक्का? अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ के आ जाओ, क्योंकि एल्केन्स नहीं पढ़ोगे ना तो फिर यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ इसमें क्या होगा, है ना, एल्केन्स में क्या होता है, और तुमने सोचा कि अरे दीदी फिर आप क्वेश्चन तो कर रहे हो बट हम पढ़ के नहीं आए, तो फिर ये दीदी तुमको तोड़ देगी, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो अगर एल्केन्स अभी तक नहीं पढ़ा है उसे पढ़ लेना, क्योंकि काफी चीजें लिंक होंगी एल्कीन्स एंड एल्काइंस में उससे रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एल्कीन्स नाउ। एल्कीन्स क्या होता है? एल्कीन्स का मतलब होता है अगर कभी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड लगा है, तो उसे आप बोलते हो एल्कीन्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ऑफ कोर्स ये एल्केन्स से कम होंगे, है ना, क्योंकि देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। एल्केन्स में क्या होता था, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद हाइड्रोजन लग जाते थे, तीन अगर मैं 2 कार्बन की केवल बात करूं। ठीक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इथेन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इथीन में 2 हाइड्रोजन कम होंगे एज कंपेयर टू एल्केन, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, सो यस, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसको आप ओलेफिन्स भी बोलते हो। देखो क्या क्वेश्चन है, दीदी क्या पूछने जा रही है, समझ गए ना? जल्दी से बताओ कमेंट में एल्केन्स को क्या बोलते हैं। अगर इन्हें ओलेफिन्स बोलते हैं तो एल्केन्स को क्या बोलते हैं? देखते हैं तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं, या फिर बस तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, है ना। तो इसको कमेंट में बताना, जिसका कमेंट करेक्ट होगा ऑफ कोर्स आई एम गोना लाइक इट। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं ये कम होते हैं एल्केन्स के कंपैरिजन में। इसका फर्स्ट स्टेबल मेंबर जो होता है वो मिथीन ना होते हुए इथीन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 होंगे तब ये ज्यादा स्टेबल मेंबर कहलाएगा एज कंपेयर टू 1 कार्बन से। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से ये इसका स्टेबल मेंबर होता है, फर्स्ट स्टेबल मेंबर होता है। ठीक है, इथेन क्या होता है, अगर इसी में मैं सिंगल बॉन्ड कर दूं तो ये इथेन हो गया, इसी में मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो वो इथीन हो गया। एक्चुअली ये काफी बेसिक सी बात है, बट मैं इसे हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि रिएक्शन में आपको ये भी काम आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे, राइट। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये हमें n बताता है। एक कार्बन है तो 1 लगा देना, है ना। जैसे हम एक होमोलॉगस सीरीज को पढ़ भी सकते हैं इसी के बहाने, है ना। जैसे 2 कार्बन से स्टार्ट करो, C2, 2 into n, n क्या है 2 यानी कि 4, फिर C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो ऑन। ये क्या है, इसकी होमोलॉगस सीरीज है ना। यू कैन सी कि यहाँ पे CH2 का गैप आ रहा है हर एक में, तो ये उसकी होमोलॉगस सीरीज हो गई। ठीक है, CnH2n याद रखना। आगे बढ़ते हैं एल्कीन्स के बारे में। हमने बोला यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब भी लगा होता है उसे आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड लग रहा होता है उसे आप बोलते हो पाई बॉन्ड। कंपेयर अगर करोगे तो पाई बॉन्ड इज वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड। बहुत बेसिक तरीके से समझना। अगर आप मुझसे पूछो, सपोज मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, आप पूछो कि मैम आपके फ्रेंड्स जो हैं कौन से वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब कॉलेज वाले फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं या फिर स्कूल वाले या ऑफिस वाले, तो मैं बोलूंगी स्कूल वाले, है ना। इवन मेरे आज तक यू नो व्हाट, मतलब मेरे 17 ईयर्स हो गए, जो मेरे बचपन के दोस्त थे आज भी मेरे वही सबसे अच्छे दोस्त, और मैं हर टाइम उन्हीं लोगों के साथ ही रहती हूँ, है ना। बाकी ऑफिस में, कॉलेज मेरे एज सच उतने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब आप बोलो एकदम जन्मों के साथ ही वाले बॉन्डिंग तो नहीं है, है ना। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारे बीच का सीक्रेट है।
सो यस, सो ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे नहीं हो पाते, क्योंकि हम जिनके साथ बहुत टाइम से, ऑफ कोर्स जो पहले वाले बॉन्ड्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन शॉर्ट, है ना। जो नए नए बॉन्ड है वो थोड़े से वीक होंगे। बस इसी तरीके से आप इसको याद रखना कि कभी भी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड में कंपेयर करोगे तो पहला बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, है ना, क्योंकि वाई, द रीजन इज क्योंकि वो पहला बॉन्ड है, ठीक है। तो पहली जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड दूसरा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, वो कंपैरेटिवली वीकर होती है, ठीक है। यस मैम, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं। अब एज आई सेड कि ये थोड़ा सा वीक होता है, तो क्यों होता होगा? ऑफ कोर्स वही कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वीकली अटैच्ड है ना। यू कैन से alkenes behave as a source of loosely held mobile electrons, थोड़े से लूजली लगे हुए हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप एल्केन से कंपेयर करोगे तो ये थोड़े से लेस स्टेबल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीकर। परफेक्ट, यस दीदी। आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर पे। देखो एज आई सेड, एल्केन्स में जैसा मैंने आपको कहा था कि नॉमेनक्लेचर पे एक सेपरेट वीडियो जरूर मैं लेके आऊंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जब आप हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें नॉमेनक्लेचर काफी बेसिक रहता है। रीजन इज कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी हाइड्रोकार्बन की बात करते हुए नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है ना। तो हम उतना ही जानेंगे जितना इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है, बट हम सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे एंड मैं सेपरेट वीडियो जरूर से लेके आऊंगी नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। सो यस, अब आते हैं हम नॉमेनक्लेचर पे। पहले बेसिक जान लेते हैं जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन में लगता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हम जिस यू कैन से बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है ईन। एल्कीन से ईन निकाल लो, ठीक है। बाकी नॉमेनक्लेचर सेम है। सबसे पहले आपको एक सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है अगर दिया है, देन रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं? एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक, ये हो गया रूट वर्ड। बॉन्ड के लिए बता दिया, डबल बॉन्ड है तो ईन, एंड फंक्शनल ग्रुप जिस हिसाब से गिवन है उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक तरीका जान लो, ठीक है। तो आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढते हुए डबल बॉन्ड के लिए ईन वर्ड का यूज करना है। लेट्स डू 2 एग्जांपल्स, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन दिख गई, नंबरिंग करना स्टार्ट करो। देखो दोनों साइड बॉन्ड आ रहे हैं तो कहीं से भी कर दो, एक ही बात पड़ेगी ना। इधर से भी करते तो भी आपका बॉन्ड जो है वो 1 और 3 पे ही आ रहा होता, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कोई भी नहीं लगा। रूट वर्ड यहाँ पे 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, है ना। देन क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, सॉरी बॉन्ड कौन कौन सा है? 1 पे और 2 पे लगा है। मैम एक मिनट, 1 और 2 पे लगा है, 3 और 4 पे लगा है, किसको नोट करें हम? तो इस टाइम पे आप स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना, मतलब 1 और 2 में से 1 को चूज करना, कॉमा 3 और 4 में से 3 को चूज करना। और ये क्या है? 2 बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो डाई और ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ईन वर्ड का यूज करते हो। 2 डबल बॉन्ड थे तो डाई ईन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट करोगे। यहाँ पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये दिख रही है भाई। अब देखते हैं नंबरिंग कहाँ से होगी, वहां से नंबरिंग करें या इस कार्बन से? इतना तो तुम लोग जान ही गए होगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है एंड बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूट से ज्यादा होती है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। क्या होगा नाम? 3 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। रूट वर्ड क्या है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, है ना। देन उसके बाद क्या है? सब में सिंगल बॉन्ड है लेकिन 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है। कौन सा वाला नंबर चूज करें? स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। तो 1 पे लगा है ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। ये 1 को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन है तो आप इसे लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूट ईन। परफेक्ट, यस। Let's move forward. Next is geometrical isomerism. What do you understand by isomers? Ma'am, atoms having same, compounds having same molecular formula but different structural formula, है ना। molecular formula same होता है, structure बनाओगे different structure बन सकते हैं, इसे आप बोलते हो isomers. Complete process is known as isomerism. Alkenes की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखाते हैं geometrical isomerism. ये कौन सा isomerism है मैम? geometrical isomerism basically सिंपल सी बात है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, यस। अब उन कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हो सकता है कोई मिथाइल ग्रुप लगा हो, है ना, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, वीकेंड से हो सकता है कोई हेलोजन लगा हो। तो इस कार्बन में क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगे कि एक यूनिक ओरिएंटेशन दिखता है हमें, एक यू कैन से घुमाव दिखता है हमें, ठीक है। ये दे कैन रोटेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये 2 कार्बन, सपोज हम बोल देते हैं यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, और ये हमारे 2 कार्बन है, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं। अगर इन दोनों के एक ही साइड 2 एल्काइल ग्रुप
लगे हुए हैं तो आप इन्हें बोलोगे सिस आइसोमेरिज्म। एंड अगर यही एल्काइल ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पे लग गए, ऑपोजिट पोजीशन पे लग गए, आप इसे बोलोगे ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, सिस और ट्रांस, अगेन आई एम सेइंग इसमें आपको बेसिक ही समझना है तो बेसिक तरीके से ही समझा रही हूँ। इसका जो डिटेल्ड वाली चीजें हैं वो आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ना होता है, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में, सॉरी जो आपका ऑर्गेनिक का बेसिक पोर्शन है उसमें आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है आपको सब समझा दूंगी मैं, डोंट वरी। दो कार्बन के साथ अगर एक ही साइड चाहे वो ऊपर पोजिशन हो चाहे वो नीचे पोजिशन हो, एक ही साइड अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, आप उसको बोलोगे सिस। कैसे याद रखोगे? सिस्टर्स हमेशा साथ साथ में रहते हैं, है ना, तो सिस। एंड ट्रांस क्या है? अगर वही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गए तो आप बोलोगे ट्रांस। ठीक है, बाकी और कोई ओरिएंटेशन नहीं है, यही दो ओरिएंटेशन देखने को मिलेंगे, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सो डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलते हैं। अब अगर ओरिएंटेशन बदलेगा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि आइसोमर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। ट्रांस वाले आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका पोलर जो पोलैरिटी होती है वो लेस पोलर होते हैं। क्यों लेस पोलर होते हैं मैम? पोलर मतलब क्या होता है? चार्जेस आना, है ना, पोलैरिटी आना। अब जब आप ट्रांस की बात करोगे तो ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में लगे हुए हैं, है ना, तो इनका जो चार्ज है, जो डाइपोल फोर्स है, जो चार्ज लग रहा होगा वो थोड़ा सा यू कैन से नेग्लेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक साइड जा रहा है तो चार्ज एक साइड बढ़ रहा है, एक साइड कम हो रहा है, तो आप इसको बोलोगे यहाँ पे ट्रांस वाले में ऑपोजिट लगे तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है जो पोल है ना, जो चार्ज है। लेकिन सिस वाले में पास है तो वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो ये लेस पोलर होते हैं, लेकिन सिस वाले जो होते हैं वो मोर पोलर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स इनका ज्यादा होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है वो सिर्फ आपको एल्कीन्स में देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1 मार्किंग में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्कीन्स की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम एल्काइंस। अब एल्काइंस क्या होता है? वेरी सिंपल, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होना। एल्कीन्स क्या होता है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होना। तो अगर हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो पहला काम तो समझ में आ गया, बॉन्ड हटाना है। देखो जब भी बेटा आप रिएक्शन पढ़ते हो ना, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, कभी भी रिएक्शन पढ़ो तो ना मतलब रट्टू तोता की तरह कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, स्पेशली 11th एंड 12th की। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, एंड आप आई गेस जितना आपने अभी स्टार्ट कर दिए पढ़ाई, इस चैप्टर तक पहुंचे हो तो काफी कुछ समझ चुके हो, आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी। सारी रिएक्शंस रट के कोई फायदा नहीं होगा, एंड में सब भूल जाओगे। मेक श्योर ये बेसिक चीजें ध्यान देते जाओ, अपने आप समझने लगोगे कैसे इसको अप्लाई करना होता है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा होता है रिएक्शंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें, एल्काइन से हमें बनाना है एल्कीन, पहला काम समझ में आ गया, बॉन्ड कम होना है ना। दूसरा काम क्या समझ में आया? एल्कीन्स में कम हाइड्रोजन होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइंस, है ना। ये सच है? नहीं सच है। एल्काइन में हाइड्रोजन कम होते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मतलब अगर हम एल्काइन को हाइड्रोजन दे दें तो भी हम एल्कीन तक पहुंच सकते हैं। दो काम समझ में आ गया, बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन को लगाना है। ठीक है, इसे ही आप बोलते हो कि आप प्रिपरेशन ऑफ कोर्स करोगे ऐसे ही एल्कीन्स की एल्काइन से। करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ऑफ कोर्स आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पे हो रहा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को और क्या बोलते हैं? मुझे तो जितना याद है इसे रिडक्शन बोलते हैं। आपको भी यही याद है ना? यस, तो रिडक्शन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली एल्काइंस का आप रिडक्शन करोगे। ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया बस ठीक है समझ लिया हो गया मैम H2 ऐड करना है, ऐसे नहीं, किसी के प्रेजेंस में ही ऐड होगा, है ना, किसी के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे जिसके प्रेजेंस में होती है उसे आप बोलते हो लिन-लार्ज कैटलिस्ट। लिन-लार्ज कैटलिस्ट क्या है मैम? सो बेसिकली इस कैटलिस्ट को आप बोलते हो कि ये पार्शियली पैलेडाइज्ड चारकोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, यानी कि पैलेडियम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, जिसमें थोड़ा सा चारकोल वगैरह का यूज किया जाता है। सो पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, आप बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो यस, सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन जो होता है, यानी कि आप एडिशन कर दोगे हाइड्रोजन का उससे इन द प्रेजेंस ऑफ लिन-लार्ज कैटलिस्ट। ठीक है, लिन-लार्ज कैटलिस्ट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडाइज्ड चारकोल मतलब क्या? पैलेडियम मेटल जिसमें आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया है उसको विद द हेल्प ऑफ चारकोल। ठीक है, एंड यहाँ पे आप पार्शियली डीएक्टिवेटेड थोड़े से पॉइजन्स यूज करते हो, जैसे कि क्विनोलिन, सल्फर कंपाउंड्स एंड सो ऑन। क्या होगा यहाँ पे दो कार्बन वाला हमने ग्रुप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आर एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कार्बन और एल्काइल ग्रुप और कार्बन्स लगे होंगे। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 4 कार्बन वाला ग्रुप लिया, 3 बॉन्ड लगाए, यानी कि ये है हमारा क्या? ये है हमारा एक एल्काइन। ठीक है, ये हमारा कोई एक एल्काइन। किसके प्रेजेंस में भेजेंगे हम इसको? भेजेंगे लिन-लार्ज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मैं लिख देती हूँ पैलेडियम ओवर कार्बन या कैल्शियम कार्बोनेट, यू कैन राइट। ठीक है, एंड हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो भाई हमें ऐड करना ही करना है। क्या होगा इस रिएक्शन में? सिंपल सी बात है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं, है ना। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वो नहीं टूटता है जल्दी। पाई बॉन्ड टूटा, यस मैम। 2 हाइड्रोजन आए, एक इस कार्बन पे लगा दो, एक इस कार्बन पे लगा दो। 2 कार्बन थे, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक इसे दे दो, बाकी जो आर ग्रुप लगा है वो यहाँ पे आर लिखा था तो हमने आर ही लिख लो आप।
ठीक है, ये अपने R ग्रुप हो गए। एक और एग्जांपल समझोगे? चलो समझाती हूँ। सपोज मैंने 3 कार्बन ले लिए, 3 कार्बन, ठीक है, मैंने इसमें H2 ऐड किया। 3 कार्बन का मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना। एंड हमने इसको H2 से पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर कार्बन या कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। 2 हाइड्रोजन जाएंगे, एक इधर एक इधर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, ये वाला ग्रुप बन गया। क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला मैम कि 3 कार्बन से आपने 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाया, है ना। 3 कार्बन वाले एल्काइन से आपने 3 कार्बन वाला एल्कीन बनाया। 4 कार्बन वाले एल्काइन से आपने 4 कार्बन वाला एल्कीन बनाया। तो बेसिक चीजें जैसे कि मैम ने बोला, नोट करते चला करो। नंबर ऑफ कार्बन जो है इट रिमेन्स सेम हियर, ठीक है, चेक कर लेना। 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन ऐड किया, एक इस कार्बन को दे दो, मतलब जिससे बॉन्ड तोड़ रहे हो उन्हीं दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। तो ये होगी अपनी रिएक्शन। इजी रिएक्शन है, सिंपल है, आई गेस समझ गए होगे आप, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन करेंगे एल्काइंस की। अब आपने एक चीज सोची होगी मैम, ठीक है ये तो बन गया, लेकिन क्या आपको पता है ये बात कि अगर मैं ये रिएक्शन कराती हूँ, जो लिन-लास कैटलिस्ट के बीच के प्रेजेंस में रिएक्शन और सब कुछ हमने किया है ना, ये होता है और इससे मिलता है हमें सिस आइसोमर्स। कौन सा वाला हमें एल्कीन मिलता है? सिस वाला एल्कीन मिलता है। तो ट्रांस एल्कीन के लिए क्या हमारे पास कुछ नहीं है? बिल्कुल है, लिक्विड अमोनिया को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे सोडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद लिन-लास कैटलिस्ट या लिन-लास रिएजेंट फॉर्म सिस एल्कीन्स। यहां से आपको सिस एल्कीन्स मिल रहा था। क्या मिल रहा था? यहां से आपको सिस एल्कीन्स मिल रहा था। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे सिस एल्कीन्स मिल रहा था, ठीक है। नाउ एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अगर आपको ट्रांस वाला चाहिए, है ना, ट्रांस वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो आपको सोडियम को लेके जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो सिमिलर रिएक्शन में आपको मिल जाएगा ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो वो भी एल्काइन से ही होगा, सिमिलर रिएक्शन, बट आपको कैटलिस्ट वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है। अब हम एल्काइल हैलाइड से चलो ऑब्टेन करते हैं एल्कीन्स को। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल मतलब मैम जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, परफेक्ट। हैलाइड मतलब मैम हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, यस। तो एल्काइल हैलाइड यानी कि HX, H क्या है? H क्या है? HX नहीं, HX नहीं। एल्काइल मतलब CH3X, C2H5X, C3H7X, इन सबको आप बोलते हो एल्काइल हैलाइड। कैसे प्रिपेयर करोगे? वेरी सिंपल। अगर आप कभी भी कोई एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, एल्काइल हैलाइड यानी कि RX लिख दो, सिंपल, है ना, और इसको आपने रिएक्शन कराई विद अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH, तो इस रिएक्शन में आपको मिलेगा एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। इस रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। काफी बड़ा नाम है, सिंपल है। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब वही हैलोजन यार, और क्या। तो यहाँ पे रिमूवल होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। वापस से मेमोरी में सारी चीजें रखते जाओ, है ना, लिखते जाओ, समझते जाओ साथ ही साथ। ये नहीं कि सिर्फ वन शॉट पे वन शॉट देखे जा रहे हैं, नहीं नहीं, समझो साथ ही साथ, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप, ये सब लगे हुए हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हैलोजन निकलेगा, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे हम, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इन दोनों को बाहर निकाल रहे होंगे तो कुछ लगाना भी पड़ेगा, पर लगाना क्या है ये तो लिखा ही नहीं है, तो जो नहीं लिखा है ऑफ कोर्स वो बॉन्ड होगा अपना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐड हो रहा होगा और 2 चीजें बाहर निकल रही होंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? रिमूवल करना है हैलोजन का, ऑफ कोर्स। कैसे होगा? 2 कार्बन वाला हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया? एक X ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक X ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से आप प्रिपेयर करो तो ये एल्काइल हैलाइड ही तो है, ध्यान से देख लो, है ना, एल्काइल ग्रुप लगा है, हैलोजन ग्रुप लगा है, यस मैम, है ना। अब हमने ये ग्रुप लिया, हमने इसमें 2 कार्बन थे, ऑफ कोर्स, हमने इसको पास कराया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? यहाँ पे ये इन दोनों को लेके बाहर निकलेगा, HX जो है इन दोनों को लेके बाहर निकलेगा, HX जो है वो बाहर निकलेगा। जैसे HX, X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हम लिख सकते हैं HCl, HBr, जो भी प्रेजेंट होगा, है ना। साथ ही साथ अगर ये दोनों चीजें हट गई तो एक कार्बन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इस कार्बन के पास, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो हमारा एल्कीन बन गया। इस रिएक्शन को आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। किसका? बेटा मैम? नहीं, बेटा नहीं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, बीटा से एलिमिनेट हो रही है चीज, तो इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बीटा कार्बन होता कौन सा कार्बन है? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसे आप बोलते हो अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, तो आप इसको बोल रहे हो कि बीटा
एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है हाइड्रोजन। सो दिस इज द प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ हैलोजन। अब क्वेश्चन ये आता है मैम कि ठीक है बट आपने बोला कि हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है ना, और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे अभी हमने 2 कार्बन वाला देखा था, है ना, 3 कार्बन वाला हो सकता था, एंड सो ऑन। तो क्या इस पे डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन है, उसके बेसिस पे कुछ चेंज आएंगे? आंसर इज यस। रेट ऑफ रिएक्शन पे डिफरेंस आ जाएगा। रिएक्शन का रेट, यानी कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो सकती है, कितने धीरे से हो सकती है, इसमें चेंज आ सकता है। अगर आप इसे देखोगे, आप बोलोगे दीदी ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो समझते हैं इसको। अगर आप हैलोजन के रेट की बात करते हो तो नेचर कैसे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ हैलोजन पे आयोडीन का सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा है मैम? सबको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। सो यस, तो ये इसका रेट है, ये इसका रेट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप लगा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, फिर ये वाला, इस तरीके से। अल्काइल ग्रुप की अगर आप बात करो तो अल्काइल ग्रुप में भाई सिंपल सी कहानी है, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएगा, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री। पढ़ा है ना एल्केन्स में? अभी कमेंट में मत लिखना कि दीदी आप ये मत पूछा करो पढ़ा है या नहीं, आप वापस से पढ़ा दिया करो। थोड़ा तो पढ़ा होगा ना, ये तो आता ही होगा ना। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम प्रीवियस वीडियो में सब कुछ पढ़ के आए, और ये सब क्लियर नहीं रखोगे ना तो आगे के वीडियोस आपके किसी भी आप बहुत बेसिक में वापस से रुकते चले जाओगे। तो बेसिक को क्लियर करते हुए ही चला करो आगे। तो एल्केन में हम ये सब पढ़ चुके हैं, बट क्या करूं, मैं हूं आदत से मजबूर वाला काम है तुम लोग का। आई नो कि तुम्हें जानना होगा, तो चलो जल्दी से बता देती हूँ। 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? 1 कार्बन से 3 कार्बन लगे। 2 डिग्री मतलब 1 कार्बन से जब 2 कार्बन लगे हो। 1 डिग्री मतलब 1 कार्बन से जब 1 कार्बन लगा हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाले का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसे ही आप बोलते हो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बट पढ़ के आया करो, ठीक है। चलो ये रेट हो गया। अब हम विसिनल डाइहैलाइड से प्रिपेयर करेंगे एल्कीन। पहले तो मैम विसिनल क्या वर्ड आ गया? व्हाट इज दिस विसिनल वर्ड? विसिनल का मतलब होता है आसपास, है ना, एडजेसेंट कार्बन्स आर नोन एज विसिनल कार्बन्स, ठीक है। तो देखो 2 चीजें होती है, एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग गए सपोज, तो दैट इज जेमिनल। एंड विसिनल मतलब 2 कार्बन है बगल बगल में, बगल बगल वाले कार्बन पे 1 हैलोजन लग गया, दैट इज विसिनल, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड मतलब 2 कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए हैं, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। और इससे हमें बनाना है क्या? एल्कीन बनाना है। अब अगेन बिना कुछ देखे, देखो ये सब तो चलता रहता है स्लाइड में, जो है आपको पहले माइंड चलना चाहिए, है ना। तो यस 2 कार्बन है और उन 2 कार्बन में 2 हैलोजन लगे हैं, हमें बनाना है एल्कीन। फॉर श्योर समझ गए मैम, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालते होंगे, है ना। यस, इसको किसके प्रेजेंस में करोगे? जिंक की प्रेजेंस में करोगे। चलो समझाती हूँ। 2 हैलोजन एटम्स हैं, अटैच्ड हैं एक दूसरे से 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स में, ठीक है। 2 हैलोजन एटम्स हैं, 2 कार्बन से लगे हुए हैं बगल बगल, एडजेसेंट कार्बन, तो नाम हो गया विसिनल, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जिंक ऐड कर दिया। अब ये जिंक मेटल क्या करेगा? इन दोनों को पकड़ लेगा, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लेगा, तो ZnX2 बाहर निकलेगा, है ना। बचा क्या? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब दोनों कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे हमारा एल्कीन। नंबर ऑफ कार्बन हमेशा काउंट कर लिया करो, है ना, कितने कार्बन से कितना क्या मिल रहा है, कन्वर्जन का भी आ जाएगा, तो आपको इससे हेल्प मिल जाती है ना। तो यस, विसिनल डाइहैलाइड्स को जब आप ट्रीट करते हो जिंक मेटल से, तो ये लूज करता है ZnX2, है ना, और ये बना लेगा एक एल्कीन। इस रिएक्शन को आप बोलोगे डी हैलोजनेशन। हाइड्रोजन बाहर निकला क्या? नहीं निकला ना, हैलोजन निकला, यस। तो यहाँ पे आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हैलोजन हो रहा है, सो इट इज डीहैलोजनेशन रिएक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, अल्कोहल्स। अब हम एल्कीन्स को बनाएंगे अल्कोहल से एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हुए, नाम से समझते हैं ना। अल्कोहल तो होगा ही होगा, है ना, और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे बस वही होने वाला है। चलो समझते हैं जल्दी से क्या होगा। पहले ये समझ लो, ठीक है। आपने एक अल्कोहल उठाया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया। अल्कोहल उठाया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है? यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे H लगा, एक अल्फा कार्बन है, एक बीटा कार्बन है। अल्फा कौन सा होगा? जिससे OH लगा होगा, और बीटा उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, और बगल वाले को गामा बोलते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑफकोर्स समझ गए हो क्या होगा, ये निकल जाएगा बाहर। अब ये क्यों हुआ मैम? हमें तो इतनी जल्दी ये चीज याद ही नहीं होती, ये तो कैसे आपने समझाया? सिंपल तरीका है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज हुआ है। आपको पता होगा ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और आपने एक और चीज सुनी होगी, ये बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट भी होता है। यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं कुछ आपको जाननी है या उसकी जरूरत तो नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह याद रखना।
H2SO4 जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है, किसी चीज से वाटर को बाहर निकाल लेगा, एंड साथ ही एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ड्राइंग मतलब मॉइस्चर को बाहर निकालेगा, है ना, ड्राइनेस करेगा, एंड डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। यहाँ पे ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये इस अल्कोहल से पूरा H2O को बाहर निकाल लेगा। समझ ही गए होगे, बाकी तो 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बचे, एंड ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। बीटा एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल स्टेट जानना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, सारी चीजें 1 बाय 1 समझते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो लग रहा है मैम थोड़ा सा तेज बोल रहे हो आप, तुम स्लो पे चलाओ यार, तुम इसको स्लो पे चलाओ और धीरे ट्राई करती हूँ। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है फिजिकल स्टेट, है ना, कैसे है वो, उनका क्या सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, पहले ये सब जान लो। हायर एल्कीन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, एंड उनकी कोई स्मेल भी नहीं होती, तो वो अडरलेस भी होते हैं। ठीक है, हायर एल्कीन्स। इथीन के यहाँ पे एक बात याद रखना, इथीन कलरलेस तो होता है पर इसमें कुछ स्मेल होती है, थोड़ी सी फेंट स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, एल्कीन्स जो होते हैं वो पार्शियली पोलर होते हैं। पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्जेस, याद है ना सबको? यस। अब आपको मैं बोल रही हूँ, जैसे हमने एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, देख रहे हो क्वेश्चन भी आ गया दीदी को, बता रही हूँ ना, तुम एल्कीन्स नहीं पढ़ के आए होगे तो पता चल जाएगा। इन द चैट बॉक्स 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने। पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एल्कीन्स को ओलेफिन्स बोलते हैं तो एल्कीन्स को क्या बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी पता चलता है इससे मुझे कि किसने वीडियो कितनी देर तक देखी है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एल्केन्स कैसे होते हैं, पोलैरिटी कैसी होती है, पोलर, नॉन पोलर, पार्शियली पोलर, एल्केन्स क्या होते हैं। करेक्ट आंसर देना, लाइक कर दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एल्कीन्स आर पार्शियली पोलर, हल्के हल्के पोलर होते हैं, थोड़ी थोड़ी पोलैरिटी होती है इनमें। ठीक है, बहुत ज्यादा भी पोलर नहीं होते, बहुत कम भी पोलर नहीं होते, दे आर पार्शियली पोलर। वाटर जो है वो पोलर होता है, हमने सुना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर चीज पोलर में सॉल्युबल होती है। ये बहुत वीक पोलैरिटी होती है इनकी, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉन पोलर वाला कैरेक्टर आप मान लो, बट हाँ पार्शियली पोलैरिटी आप बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि एग्जैक्टली नॉन पोलर है, पार्शियल पोलर है, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़े थोड़े सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईथर हो गया, इन सब में थोड़े थोड़े सॉल्युबल होते हैं। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इनके बीच में लग रही होती है। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स की अगर हम बात करें, C2, C3 एंड C4 वाले कार्बन वाले एल्कीन्स की, तो ये पाए जाते हैं गैसियस स्टेट में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो नेक्स्ट के जो 14 ये एल्कीन ग्रुप आएंगे वो सबके सब पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, एंड जब आप और ज्यादा कार्बन लगा दोगे तो वो पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। इस स्टेट्स में आपको चेंजेस क्यों मिल रहा है, आप सोच रहे होगे ना ऐसा कैसे कि लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस में भी पाया जा रहा है। रीजन समझना, इन स्टेट्स में आपको चेंजेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब आप बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ कार्बन, तो आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की वजह से आप मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा रहे हो, है ना, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो, है ना, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स जो लग रही है वो भी बढ़ती चली जा रही है, एंड दैट इज द रीजन इनके स्टेट्स जो है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, तो सिमिलर वही सेम चीज जो पढ़ते आए हो, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन वही होता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है। स्क्रीनशॉट के लिए तो नहीं बैठ रहे हो ना, नोट्स तो आपको मिल ही रहे ना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे हटाती जा रही हूँ, मतलब आई एम नॉट वेटिंग, है ना, मैं हट नहीं रही हूँ। आई गेस आप स्क्रीनशॉट्स की जरूरत नहीं होगी, आपको नोट्स मिल जाते होंगे, है ना। सो यस, अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिस वाले का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस वाले से। एल्केन्स में तो ये हमसे पूछा नहीं गया था, है ना, वहां होता ही नहीं है सिस और ट्रांस, लेकिन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस के बेसिस पे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सिस वाले का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। क्वेश्चन आता है मैम क्यों, देखो सिस वाले में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी, है ना, इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया, है ना, पार्शियल नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ पे चार्जेस हैं, अब एक ही साइड को जाने लगते हैं, पोलैरिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से डाइपोल फोर्स भी बढ़ने लगता है इनके बीच का, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था न्यूट्रलाइज हो सकता है थोड़ा थोड़ा,
है ना, ये एक ही इसमें रहता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है आपको। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट और ब्रांच चेन में। सबको पता है, पहले भी समझाया एल्केन में, फिर से समझ लो। जब कभी स्ट्रेट चेन होती है, एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, है ना, बहुत सारे कार्बन लगे हैं, डबल बॉन्ड भी वहां पे लगा हुआ है, तो एल्कीन एक स्ट्रेट चेन हो गई, है ना। और हो सकता है कोई स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचेस लगी हो, है ना, ब्रांचेस लगी हो। जब ब्रांचेस लगी होती हैं तो उसका सरफेस एरिया, देखो अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगे हैं तो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, एंड ये ऐसे कुछ ब्रांच में लगे हुए हैं तो इनका सरफेस एरिया कम हो गया, है ना, कम सरफेस एरिया हो गया, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई यू कैन से, एंड यहाँ पे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, जिसे आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, उसकी वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी एंड वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर कोई ब्रांच चेन में है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रेट चेन। रीजन समझ गए ना? यस। अच्छा, एक एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा दूं इस कार्बन को, ठीक है, तो सपोज मैंने ऐसे ब्रांच बना दी, है ना, ऐसे ब्रांच बना दी, तो ब्रांच का यू कैन से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन में, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन रखते हो तब भी। ठीक है, सो यस, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको एक्चुअली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी में पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, एल्कीन्स जो होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह देखे जाते हैं। क्यों मैम? अरे वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन लगे वीक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो थोड़े से यू कैन से खुला घूम सकते हैं, है ना। सो यस, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत से अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो कि इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैम? तो चलो कुछ रिएक्शंस जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम एल्कीन्स की। बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, हम प्रिपरेशन करते हैं तो एल्कीन बन रहा होता है, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं तो हम एल्कीन से कुछ बना रहे होते हैं, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते हो ना, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम बना रहे हैं एल्कीन से कुछ ना कुछ बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सोचो, एल्कीन में आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, जगह तो थी नहीं मैम कार्बन कार्बन के पास, तो कुछ तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ोगे? मुंह थोड़ी तोड़ेंगे एक दूसरे का, बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा एंड दोनों को मिल जाएंगे, क्या? दोनों को मिल जाएंगे वो हाइड्रोजन जो आपने ऐड किया है। ये रिएक्शन सुनी सुनी सी लग रही है? सुनी है ना तुमने? तुम वही हो ना जिसने सुनी है रिएक्शन? गुड, सुनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ये एल्केन में, है ना। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो जाएगी। कैसे होगी? चलो समझते हैं। अगर हमने एक एल्कीन लिया, दो कार्बन, सब देखो चीजें ना इमेजिन करो, जरूरी नहीं आप जो स्लाइड लिखा है उसको रटो। एक मैंने आज ही कमेंट पढ़ा था सुबह सुबह, उसमें लिखा था कि मैम बहुत सारी स्लाइड्स हैं और शॉर्ट में नोट्स कर दो। देखो द थिंग इज, आपके लिए नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एट दी एंड फिर ये वो अभी कम नोट्स होंगे, कुछ कमी हो जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो मैम ने बताया ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं। इनफ है, आप टेंशन मत लो, थोड़ी थोड़ी 3 ही 4 लाइन लिखी रहती हैं एक स्लाइड में, उसके अलावा भी मैम यू ऑल नो मी, है ना, अब तो जान ही गए हो ना, अब तो तुम जान ही गए हो ना, मुझे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लगती कि मैं एक एक चीज़ बोर्ड की रीड करूँ या समथिंग। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल, है ना। तो जितना होगा आप मेरी चीज़ मेरे को देखो, मेरे को समझो, मैं आपको जो बता रही हूँ उसे नोट करो। स्लाइड में कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ना ही तो स्लाइड में मैंने कुछ रटने लायक लिखा हुआ है। कभी भी आप मेरी स्लाइड्स देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें बुक की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉर्ट में करके और इन डिटेल जितना हो सकती है उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है छोटे तरीके से, तो आपको वो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेस्ट आप मैं जो बोलती हूँ ना उसे ध्यान से सुनते हुए नोट करते जाया करो और इमेजिन जरूर करते जाया करो। देखो मत, इमेजिन करो इस चीज़ों को। तो देखो, 2 कार्बन है, उनके बीच में 2 बॉन्ड लगे हैं, है ना, 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन भी लगे होंगे कार्बन से। अब हमने बोला कि हम कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मैंने उसे H2 दिया तो वो एक H एक कार्बन पे, दूसरा H दूसरे कार्बन पे जाएगा। दोनों में 2 बॉन्ड लगे हुए थे दोनों कार्बन के बीच में, अगर एक एक हाइड्रोजन दे दिया तो उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी, वो ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, बॉन्ड तो 4 ही रहेंगे, तो एक बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ जाएगा। ये किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो 3 में से कोई एक चीज चूज कर लेना, या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम, या तो निकेल। क्या होगा रिएक्शन? चलो जानते हैं। Alkene add up 1 molecule dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel या फिर palladium या फिर platinum, और ये बनाता है alkene। प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पे भी हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने 2 कार्बन वाला एल्कीन लिया, H2 को ऐड किया, हमें 2 ही कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, 2 कार्बन वाला एल्कीन लिया, 2 ही कार्बन वाला हमें एल्केन मिल गया। तो ये हो गई अपनी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स यू कैन से कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन में। एल्कीन लेना है, हैलोजन ऐड करना है मैम, जैसे Cl2 H2 सॉरी Cl2 Br2 ऐसे ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है,
तो आपने क्या किया, 2 कार्बन वाला एल्कीन लिया, अब आपने सपोज ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी ले लो, उसे ऐड किया, इसे आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या यू कैन से CCl4। तो इस प्रेजेंस में क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, अगेन बॉन्ड तो टूटेगा ही, एक ब्रोमीन एक कार्बन के पास, दूसरा ब्रोमीन दूसरा कार्बन के पास। अभी भी मैम ने कुछ बताया था, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन लग जाए या एक जैसी 2 चीजें लग जाए तो क्या बोलते थे, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। चलो समझते हैं, हाइड्रोजन्स लाइक ब्रोमीन क्लोरीन एड अप टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड्स, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ब्रोमीन के साथ आप करवा रहे हो, क्यों, क्योंकि ये एक रेडिश ब्राउन कलर निकलता है, यहाँ पे रेडिश ऑरेंज बोल लो, ठीक है, ब्रोमीन का सोल्यूशन से निकलता है। ये एक टेस्ट की तरह आप काम कर सकते हो जो कि होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि ये रिएक्शन एल्केन कभी नहीं देंगे। अब तुम मतलबी बच्चे हो, मैम के स्टूडेंट हो, तो मतलबी तो देखो वो वाला मतलब ही नहीं, अगेन पहले भी समझाया है ना, वो वाला मतलब ही नहीं, अच्छे वाले मतलब ही है ना, हर क्वेश्चन का मतलब जानना चाहो वैसे वाले मतलब ही रहा करो। तो अब आप पूछोगे मैम मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, ये आप बोल रहे हो कि ये अनसैचुरेशन के लिए काम होगा, तो ये कैसा प्रोसेस है और ये कैसा टेस्ट है। वेरी सिंपल, अगर आप ये एल्केन के साथ करो, CH3 में Br2 ऐड करो, वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं बोलूँ CH3 में ऐड कर दो ब्रोमीन Br2, ये कैसे पॉसिबल है, एक ब्रोमीन इसके पास एक ब्रोमीन इसके पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसका बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना। हाँ, वो बात अलग है कि एक CH3 लेके हम ऐड कर दें समथिंग तो हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो आप बोलोगे कि ये काम किसके साथ हो सकता है, ये एल्कीन के साथ ये काम हो सकता है ना, क्योंकि बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूट सकता है, एल्काइन में भी पाई बॉन्ड होता है, वहां पे भी बॉन्ड टूट सकता है और ब्रोमीन लग सकते हैं। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस दिखा सकते हैं, और दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना। तो ये एक टेस्ट की तरह काम आ सकता है, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो पर्टिकुलर चीज सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, अगर आपने एल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया, दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन पे लग जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेडिश ऑरेंज कलर प्रोवाइड यू कैन से फॉर्म होता है ब्रोमीन का, इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर टू डिटरमाइन और यू कैन से टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब बोले तो जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, इसे आप बोलते हो हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड आपकी हमें जोड़ना है। एल्कीन्स में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है मैम, हैलोजन अंदर चला जाता होगा, तो बस वही वाला काम है, यहाँ पे हो जाएगा एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन HI सबसे ज्यादा यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देन HBr एंड देन HCl में होगा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। हमने क्या किया, 3 कार्बन लिए, है ना, डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने ऐड किया HCl, HBr, HI, कुछ भी कर सकते हैं, HBr ले लिया। देखो क्या होगा रिएक्शन में, रिएक्शन में क्या होगा मैम, रिएक्शन में कुछ ऐसा होना चाहिए, हाँ मैम हम समझ गए, अभी तक आपके हिसाब से जो हम समझे हैं, एक बॉन्ड टूटता होगा, एक को हाइड्रोजन दे दोगे आप, एक को हैलोजन दे दोगे आप, परफेक्ट। अगर तुमने ये बात सोच लिया तो तुम्हें धीरे धीरे रिएक्शन समझनी तो आने लगी है, ये तो मैं श्योर हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आया होगा दिमाग में, वो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है मैम, क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रोमीन लिया है ये कौन से कार्बन पे लगाएंगे। देखो इस कार्बन को तो कैटेगरी में ही मत लेना, क्यों मैम, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से है ही नहीं, डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, उनमें से किसको ब्रोमीन दे किसको हाइड्रोजन दे, ये क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर जान जाओगे तो आप 11th की बहुत सी रिएक्शंस ऑलरेडी समझने लगोगे। क्यों मैम, क्योंकि ये होता है एक रूल जिसका नाम होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्कोनिकॉव्स रूल। मैं आपको इजीएस्ट तरीके से बताऊंगी, जो बताऊंगी उसे लिख लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। बस सुनते जाना ध्यान से, मार्कोनिकॉव्स रूल। और अगर समझ में नहीं आए, अगर इन केस, वैसे तो मैम तुमको 3-4 बार समझा देंगी, अगर इन केस नहीं समझ में आया रिवाइंड कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। चलो समझते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। अगर मैं नहीं ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा लाइक यू डोंट हैव पॉकेट, यू कैन क्रिएट योर ओन पॉकेट वाला काम हो गया। सो यस, वो तो हो जाता है कभी कभी, यू नो, तो यस, मिस एक्सेप्शन हेंस प्रूव्ड। सो चलो समझते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मैम ने बोला हाइड्रोजन एक में जाएगा, हैलोजन एक में जाएगा, लेकिन किस में क्या जाएगा, सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के, जो बोल रही हूं उसे लिख लेना, जो बोल रही हूं उसको लिख लेना, जो बोल रही हूं उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। मैम ऐसा होगा क्या, और अगर नहीं हुआ तो बहुत से क्वेश्चन आने लगे ना, मतलब ही बच्चों ज्यादा समझाती हूँ। अगर 2 ही कार्बन है तो बराबर बराबर हाइड्रोजन, मैम फिर क्या करेंगे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन ही क्यों आएगा बेटा, किस कार्बन को देना है हाइड्रोजन और हैलोजन, तब तो किसी को कुछ भी दो।
अगर 2 से ज्यादा कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड सो ऑन एंड आपको लग रहा है कि यार अब हम किस में क्या करें, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन देना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन देना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आया? डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन देना जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। इसे ही आप बोलते हो मार्कोनिकॉव्स रूल। अगर मैं मार्कोनिकॉव्स रूल की ये डेफिनेशन पढ़ूं तो थोड़ा सा कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत सिंपल है, जो मैम ने आपको बताया बस वही है। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और याद करना, डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हेलोजन किसको दोगे, जहां पे हाइड्रोजन कम है। बस इतना सा तरीका याद रखना। अब पढ़ते हैं इसको। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स, अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स मतलब दो सेम कार्बन नहीं लगे, है ना, ऐसा नहीं है कि दो ही कार्बन लगे, अनसिमेट्रिकल हो गया, एक साइड एक कार्बन, एक साइड दो कार्बन, अनसिमेट्रिकल। क्योंकि अगर दो ही है तो आप समझ गए, कुछ भी नहीं सोचना है। तो अगर अनसिमेट्रिकल ओलेफिन्स हैं यानी कि एल्कीन है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब एडिशनल मॉलिक्यूल, ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो होगा उसका, जैसे HCl में Cl नेगेटिव है ना, नेगेटिव पार्ट, HBr में Br है नेगेटिव पार्ट, HI में I है नेगेटिव पार्ट, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा, गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम में विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो मैं हमेशा ये मानती हूं कि आप ऐसे मत याद करो कि नेगेटिव किस में जाएगा, आप याद कर लो हाइड्रोजन कहां जाएगा, तो आपको ये इफेक्ट समझ में आ जाता है बहुत इजीली, मार्कोनिकॉव्स रूल का। एंड पेरोक्साइड इफेक्ट भी याद करना इजी हो जाता है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस रूल को आप बोलोगे मार्कोनिकॉव्स रूल, इस रूल को आप बोलोगे मार्कोनिकॉव्स रूल। चलो समझते हैं इसको एक रिएक्शन से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, हैलाइड ऐड करना है हमें HBr। चलो अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, आप जो ऑपोजिट सोच रहे होगे ना कि अच्छा, पहले तो आपने सोचा होगा मैम ये क्यों होता है, ये रूल कहां से आया, तो मैम मैकेनिज्म समझाएंगी। आप एक चीज और सोच रहे हो कि मैम एक सेकेंड, क्या जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हम हाइड्रोजन कम भेज दे तो वो नहीं बनेगा प्रोडक्ट? एक्चुअली में वो भी थोड़ा सा बनता है, बट वो बहुत माइनर प्रोडक्ट होता है। आपसे जब मैं पूछूं कि क्या आंसर है तो आप मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट की ही मैं आपको बात बता रही हूँ। चलो HBr, इधर नहीं देखना, इधर वाला पोर्शन नहीं देखना, क्योंकि मैम क्या बोलती है स्लाइड बाद में, समझना पहले। HBr है, कहाँ भेजे, इस कार्बन को तो भाई देखना ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड ही नहीं लगा। इन दोनों में से किसको क्या करेंगे हम भाई, वेरी सिंपल मैम, वेरी सिंपल, H को एक कार्बन को देना है एंड Br को एक कार्बन को, लेकिन कौन से को क्या दे ये भी तो समझना है मैम। इधर देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, और कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन में एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, वहां पे एक हाइड्रोजन, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ लगा देना, है ना, इस वाले कार्बन पे, और ये जो ब्रोमीन बच गया ये उधर दे दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, और बॉन्ड यहाँ पे ऑफ कोर्स टूट जाएगा। देखो यही हुआ है ना, ब्रोमीन हमने बीच वाले को दिया है, यस मैम, हाइड्रोजन हमने बगल वाले को दिया है, यस मैम। ये बनता है यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नाम क्या है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। वापस से बोले, वापस से समझे, मार्कोनिकॉव्स रूल में HCl भी हो सकता है, तो क्यों बताया अभी ये भी बताऊंगी। Br नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉव्स रूल के बेसिस पे। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका समझ लो, इजी है। कार्बोकैटायन सुना है, कार्बोकैटायन, कार्बन और कैटायन मैम, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना इस कार्बोकैटायन, है ना, यस। अब देखना यहाँ पे कार्बोकैटायन क्योंकि बनेगा, अब समझना क्या होगा। हमने वही क्वेश्चन ले लिया, दो कार्बन, अनसिमेट्रिकल ओलेफिन बेसिकली, HBr उठा लिया। अब क्या होगा, कोई रिएजेंट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, कोई रिएजेंट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो HBr को अगर आप जानो तो आप सभी को पता है HBr क्या है, इसमें H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है ना, सबको पता है ये रिएक्शन में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होता है, यस मैम। इसने जब अटैक किया होगा, तो कैसे अटैक किया होगा समझना। देखो जब मैं आपसे बोलती हूँ ना बॉन्ड टूट रहा है, हमने बहुत बार अभी यूज किया इस लाइन को कि बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड कैसे टूटा होगा, तड़प के इस दिल से ऐसे तो नहीं टूट गया एकदम से, ये गाना सुन लिया और सेंटी हो गया, नहीं ना, ऐसे नहीं टूटा होगा। तो बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, सपोज ये एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक बॉन्ड यही तो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। बॉन्ड के टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक तरफ शिफ्ट हो जाना, बॉन्ड के टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ शिफ्ट हो जाना। दिस इज हाउ वी से कि दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से कि बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो बॉन्ड का टूटने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है दोनों वो किसी एक साइड चले गए, क्लीवेज हो गया बॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑफ कोर्स इसने अटैक किया तो बॉन्ड ब्रेक होगा।
बॉन्ड किस साइड ब्रेक होगा, अगर आप ये समझ गए तो आप मैकेनिज्म समझ गए। अब ये कैसे पता चलेगा मैम हमें, सपोज मैं ना आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मैंने आपसे बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखना ये हमारा बॉन्ड है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड ले लेते हैं, पाई बॉन्ड है हमारा ये, ठीक है। अब इसका ब्रेक कैसे होगा, ये या तो ये इस साइड ब्रेक होगा या तो ये इस साइड ब्रेक होगा, किसी भी एक साइड ब्रेक होगा बॉन्ड। यस मैम, किस साइड ब्रेक होगा, अगर ये इस साइड मान लो ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ, अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ और इसको पॉजिटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मिलेगा अगर ये वाली कंडीशन हम देखेंगे तो, है ना। यस मैम, अब देखना यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये कौन सा पॉजिटिव कार्बन है, ये तो मैम 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, है ना। इसको देखो, इसके बाद 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, है ना। यस मैम, अगर इसको देखो, अगर इसका ऑपोजिट कर दो, अब अगर मैं ये ना करते हुए ऑपोजिट कर दूं, मैं बोलूं नहीं अभी ना ये वाली कंडीशन लो, तो आप बोलोगे मैम इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। आपने ये चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो याद कर लो, पढ़ लो, नोट कर लो। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब मैंने आपसे बोला कि यार पता है मेरे पास पिज्जा भी है, मेरे पास बर्गर भी है, तुम्हारा जो एक कंफर्ट फूड है जो तुम्हें ज्यादा पसंद है वो पिज्जा है, तो आप अगर मैं दोनों चीजें सामने रख दूंगी पहले क्या खाओगे, पिज्जा खाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। इसी तरीके, क्योंकि वो आपका स्टेबल फूड है, आप उसको खा के स्टेबल फील कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पे है। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो 3 डिग्री ही बनेगा ना, 2 डिग्री क्यों बनेगा। तो बस वही कहानी है कि क्योंकि यहाँ पे 2 यू कैन से डिग्री वाले कार्बन दिख रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड है क्योंकि ये 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होगा तो ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड ब्रेक करेंगे, HBr आया, उसने अटैक किया, HBr में H पॉजिटिव, Br नेगेटिव है, अटैक करते ही ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने का मतलब है इसको मिल गया नेगेटिव चार्ज, इसको मिल गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों उसको मिला समझ गए, क्योंकि वो क्या है, वो है हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन। 3 डिग्री वाला लगा होता तो 3 डिग्री को मिलता ही है, ठीक है। मैम इधर भी तो देख लो, इस कार्बन को मत देखना, हम डबल बॉन्ड के कार्बन की केवल बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब HBr में H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या है, उसको नेगेटिव की तरफ जाना है, Br नेगेटिव क्या है, उसे पॉजिटिव की तरफ जाना है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि H कहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा मैम, H जाएगा नेगेटिव की तरफ, ये वाला नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव है, यस मैम ये वाला नेगेटिव है। Br कहाँ जाएगा, जहां पे पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव है, इस पे Br चला गया, क्योंकि H क्या है, H एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स का लवर हो गया H, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है खुद के पास, तो वो नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, तो इसी वजह से H मूव किया इस कार्बन की तरफ एंड Br मूव किया इस कार्बन की तरफ। तो ये हर एक रिएक्शन में क्योंकि देखा गया कि जब भी ऐसी रिएक्शन हो रही है तो वहां पे यही रूल फॉलो हो रहा है, तो मार्कोनिकोव एक रूल बना के लाए। उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना मैकेनिज्म नहीं जानना है तो तरीका याद कर लो, जिसमें जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे लगेगा अपना हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म समझ में आया क्या हुआ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, है ना, कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही थी। सो ये चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एक कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पे आएगा पॉजिटिव, है ना, वो आपको कौन बताएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो एक हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। आई होप तो सब समझ गए होंगे, है ना। दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा याद रखना, यहाँ पे मैंने फिर से मैं रिपीट कर दूं, HBr की जगह HCl भी हो सकता है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब आप समझने वाले हो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या जिसे आप बोलते हो खेराश इफेक्ट, या फिर जिसे आप बोलते हो पेरोक्साइड इफेक्ट। ये क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल का जस्ट ऑपोजिट कर दो। मार्कोनिकोव रूल में क्या था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दे रहे थे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन को देना जहां पे हाइड्रोजन कम है। मेरा वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि एक स्टोरी हो गई है मेरे साथ कल, पता है मैं यही सेम वीडियो मैंने 2 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया एंड बाद में हम लोगों ने देखा कि पूरे वीडियो में थोड़ा सा कैमरा इशू आ रहा है और माइक भी सही से नहीं चल रहा है, तो मैं वापस से आ गई हूँ, मैं वापस से एक्चुअली ये वीडियो बना रही हूँ। देख रहे हो तुम लोग, ये वीडियो दोबारा में शूट हो रहा है पूरा, बस हार्डवर्क नहीं है, पैसा भी मिल रहा है मुझे इसका चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट आते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल का मतलब होता है जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव रूल, यानी कि हाइड्रोजन आपकी डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में ना कब कौन सा रूल लगाएंगे मैम, हमें कैसे पता होगा, सिंपल सा तरीका याद रखना, यहाँ पे HBr होता है केवल,
मैम HBr वहां भी हो सकता है, तो हम अगेन कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक रिएजेंट यूज होता है परऑक्साइड, तभी तो इसका नाम परऑक्साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यानी कि C6H5COO होल ट्वाइस के प्रेजेंस में होगी। आप इसको C14H10 एंड O4 भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आप बोलते हो बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एडिशन होगा HBr का ओनली, HCl HI यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे मोर हाइड्रोजन है, या आप बोलो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो बस सेम रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे कितने हैं 1, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन दे दो, कम जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हैलोजन दे दो, तो ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक पॉइंट आता है, मार्कोनिकोव रूल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल आया था और एडिशन होता है रिएक्शन में। यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ये CH3 और एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मार्कोनिकोव रूल आपको 11th 12th दोनों में काम आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कई रिएक्शंस में भी दिखेगा आपको। केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं एल्कीन्स की। यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर मतलब पानी का एडिशन होना, H2O को ऐड करना, है ना। यस मैम। तो आपने एक एल्कीन ले लिया, H2 को लिया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड रख दो, जिसके पास H+ निकालने की टेंडेंसी हो, कोई एसिड ले आओ, ठीक है। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। ये रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है, समझोगे? चलो समझते हैं जल्दी से। अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं, अब H2 में क्या है मैम, H और OH है ना, तो एक H है, एक OH नेगेटिव है ना। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, हम इसे दे देंगे हाइड्रोजन और इसे दे देंगे OH ग्रुप। देखो यही हुआ होगा यहाँ पे, है ना, ये कार्बन था, है ना, इसी कार्बन को, बीच वाले कार्बन को हमने दे दिया OH, जस्ट बगल में जो CH2 था उसको दे दिया हमने एक H, तो यहाँ पे CH3 बन गया, तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, तभी बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ लो। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन रिएक्ट कर जाएगा पानी से और बनाएगा अल्कोहल इन अकॉर्डिंग्स विद द मार्कोनिकोव रूल। अब आते हैं हम एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन कई तरीके से होगा, देखना, अगर आपने कई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एल्कीन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड और विसिनल ग्लाइकोल भी बना सकते हो इनसे, है ना। विसिनल ग्लाइकोल समझे, 2 कार्बन एडजेसेंट वाले जो है उन पे OH लग जाना, इस विसिनल ग्लाइकोल। कीटोन्स बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एल्कीन्स की अगर आप रिएक्शन करते हो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, जिसे आप बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हो, KMnO4 डाइल्यूट अल्कलाइन स्टेट में अगर आप लेके जाओगे, जिसे आप बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हो, तो ये आपको देगा अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोड्यूस विसिनल यू कैन से ग्लाइकोल्स। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे भी एक टेस्ट हो सकता है, ये KMnO4 का जब डीकलराइजेशन होता है, कलर जब इससे हटता है, तो इसको भी आप अनसैचुरेशन के टेस्ट की तरह यूज कर सकते हो। सब कुछ हटा के रिएक्शन समझो। एल्कीन पकड़ो, H2O लेके आओ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 डाइल्यूट, है ना। KMnO4 से ऑक्सीडेशन कैसे मैम, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ऐड कर दो ना, नहीं, डायरेक्ट नहीं। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यू कैन से ऑक्सीजन डोनर होता है, रिएक्शन में ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोल्ड डाइल्यूट है तो H2O भी प्रेजेंस होगा, है ना, एंड यहाँ पे आप लेके आ गए KMnO4। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा। अब देखो H2O मतलब H और OH, है ना, और इसने एक ऑक्सीजन अंदर भेजा तो एक और O, ये बॉन्ड नहीं दिखा रही हूँ मैं, मतलब गलत मत समझना, फिर बोलोगे अरे बॉन्ड लग गया क्या, नहीं बॉन्ड नहीं, एक OH एक O भी है, समझ लो, ठीक है। तो एक OH और दूसरा OH, 2 OH है, एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH लग के बॉन्ड को ब्रेक कर देना, तो ये आपका बन गया विसिनल डाई यू कैन से अल्कोहल वाला ग्रुप, डाई ग्लाइकोल वाला ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसी को ले लिया KMnO4 को एसिडिक स्टेट में, अल्कलाइन स्टेट में तो समझ गए, अगर एसिडिक स्टेट में ले जाओगे तो ये कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, और ये इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, ठीक है। एसिडिक और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस एल्कीन्स टू कीटोन्स बना देगा। देखो समझना रिएक्शन को, आपने ले लिया CH3 CH रिएक्शन कराई, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CH3 CH3 इससे लग जाएगा डबल बॉन्ड से O, ठीक है। अब C बचा, ये C कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है। H बचा, ये वाटर बना देगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ कीटोन का, दिस इज कीटोन ना, दिस इज कीटोन, ये 2 कार्बन का ग्रुप है, सेंटर वाले कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, दिस इज कीटोन। आगे बढ़ते हैं हम नाउ, नेक्स्ट इज अपना पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का पॉली मतलब क्या है,
पॉली मतलब मोर देन 2 3 बहुत सारी चीजें पॉली, है ना? यस मैम। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके, छोटे छोटे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है? मर क्यों? क्योंकि मैं टापर ओमर हूं। कितना अच्छा जोक बन गया ना, वाओ नाइस, ठीक है? शक मत करो तुम लोग दीदी के जोक्स में। ऑलराइट, सिंपल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलके कंपाउंड मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो आप प्लास्टिक बैग्स के फॉर्मेशन में भी इसको यूज कर सकते हो। क्या मतलब हुआ मैम? अभी समझाती हूँ। मोनोमर्स मिले, उन्होंने पॉलीमर बनाए, बहुत सारे एक साथ जुड़ गए, तो दैट इज पॉलीमर बन गए, ठीक है? अभी समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। जैसे इथीन ले लिया हमने क्या ले लिया? इथीन ले लिया, तो हमें पॉलीइथीन मिल गया। पॉलीइथीन आप बहुत यूज करते हो डेली लाइफ में भी। पॉलीइथीन क्या है? पॉलीथीन, नथिंग बट पॉलीथीन। सो यस, उसका फॉर्मेशन इसी से होता है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि ये प्लास्टिक बैग्स में यूज होता है। चलो समझते हैं। सपोज मैंने n टाइम्स CH2 ले लिया, n टाइम्स एल्कीन ले लिया, तो ये एल्कीन के होल का n टाइम बना देगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने ना 2 टाइम्स ऑफ समथिंग ले लिया, तो मुझे उसका होल का ट्वाइस मिल गया, तो यानी कि ऐसे पॉलीमर बना देगा, ठीक है? तो यहाँ पे CH2 का होल n पार्ट आपको मिलेगा, जिसे आप बोलते हो पॉलीथीन। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रखना पड़ेगा। एज सच कोई कैटलिस्ट आपको याद नहीं करना है, इतना चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर्स। लार्ज मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं, इसे ही आप बोलते हो रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन। सिंपल कंपाउंड्स मिलके बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एल्काइन। मैं पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? Alright, let's move forward with alkynes. चलो, एल्काइन से क्या समझते हो? अरे यार, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाना, लग जाना, दैट इज अपना एल्काइन, है ना? सो यस, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। वेयर इज n इज व्हाट? अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हो गया अपना n की वैल्यू, है ना? यस मैम। चलो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं अपने एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही। यहाँ पे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। इसका फर्स्ट जो स्टेबल मेंबर होता है वो होता है इथाइन, जैसे एल्कीन का होता है इथीन, ठीक है? अब आते हैं हम एल्काइंस के हाइब्रिडाइजेशन पे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बड़ी जरूरी है। अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कैसे निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन, है ना? S और P कैरेक्टर देख के, नंबर ऑफ कार्बन में कितने बॉन्ड लगे हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरे की हाइब्रिडाइजेशन sp, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है? सो यस, अब एक sp हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी एक चीज भी आप जानोगे एल्काइंस के बारे में, तो ये याद रखना कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होता है, ठीक है? चलो, सो यस, ऑफ कोर्स ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ये भी है यहाँ पे, है ना? तो बस 2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, बेसिकली 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन बड़ी अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे होते हैं, 3 बॉन्ड, ठीक है? पाई बॉन्ड होता है, सबको पता है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, एज आई सेड, एज कंपेयर। देखो एल्काइन ना काफी हद तक सिमिलर है एल्कीन से, ये चीज याद रखना, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा एल्काइन अगर आपने एल्कीन अच्छे से पढ़ लिया है ना? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल्स की, सबको पता है। यहाँ पे एल्काइंस जो होता है वो उसके पास भी एल्कीन की तरह ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये काफी सारी रिएक्शन दिखा सकता है ना? भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स का लवर इस पे अटैक कर सकता है, तो बहुत इजीली वो अटैक कर सकता है इस पे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एल्काइंस का, तो एल्काइंस जो होते हैं वो एल्केन्स से लेस स्टेबल होते हैं, जैसा कि अगेन आपने जाना एल्कीन्स में, है ना? एल्काइंस की अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो वही सेम तरीका, बस यहाँ पे बॉन्ड क्योंकि ट्रिपल है तो आपको आइन वाले बॉन्ड वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ है, ठीक है? क्या करोगे? मेन चेन फाइंड कर लोगे। एज आई सेड, हाइड्रोकार्बन्स में बेसिक नोमेनक्लेचर है, ठीक है? कितने कार्बन है? नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, है ना? आई गेस नंबरिंग कहां से करते हैं आपको पता है ना, क्योंकि बॉन्ड उस साइड लगा है तो हमने वहां से नंबरिंग करी, ठीक है? नाम क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए? पेंट। 1 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड 1 आइन, आप इसके 1 को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट पेंट आइन भी लिख सकते हो, है ना? यहाँ पे मेन चेन ये हो जाएगी अपनी, है ना? नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 3 पे लगा है मिथाइल, रूट वर्ड क्या आएगा? 4 कार्बन है, ब्यूट। 1 और 2 पे बॉन्ड लगा है, वहां पे भी 1 और 2 पे लगा था, बट छोटा नंबर लेते हैं, आपको पता चल गया अब तो, है ना? तो 1 पे लगा है आइन, अगेन आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा कि यहाँ पे 3 पे लगा है मिथाइल, 1 2 3 4, ब्यूट 1 आइन,
ठीक है। चलो अब इसके कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, IUPAC तो है ही है, साथ ही साथ इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है। जैसे कि अगर 2 कार्बन वाला एल्काइन है तो आप उसे बोलते हो एसिटिलीन, बहुत फेमस नाम है। यानी कि जो इथाइन है उसे आप बोलोगे एसिटिलीन, है ना। जो प्रोपाइन है उसे आप बोलते हो मिथाइल एसिटिलीन। ये कुछ बहुत रैंडम, यू कैन से बहुत इजीली आप बोलोगे इसको, ये बहुत क्या बोलते हैं उसको यार, बहुत बहुत करके मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या बोलते हैं इसको, मतलब बहुत टाइम में आप इसको यूज करते हो, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स जो मतलब केमिस्ट्री में बहुत रैंडम यूजुअली यूज होते रहते हैं, तो उसे आप बोलोगे कि इसलिए आपको यहाँ पे 3-4 नाम जो लिखे हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे ब्यूटाइन जो है, ब्यूट1 आइन, इसे आप इथाइल एसिटिलीन बोलते हो। ब्यूट2 आइन को आप डायमिथाइल एसिटिलीन बोलते हो। एंड कई बार रिएक्शन में ये इन नाम से गिवन रहते हैं, तो आप इनके IUPAC के साथ साथ कॉमन नेम भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन पे आते हैं। इसके सबसे पहले प्रिपरेशन है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब देखो इस प्रिपरेशन में ना आपको सिर्फ डायरेक्ट कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन कई बार ना पूछते हुए कैल्शियम कार्बाइड कहां से आया ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी रिएक्शन समझनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बाइड से ऑफ कोर्स कैल्शियम कार्बाइड डाइहैलाइड्स इलेक्ट्रोलिसिस करते हो यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले आप लाइमस्टोन लोगे। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, उससे आप बनाओगे क्विक लाइम विच इज CaO। CaCO3 से CaO की रिएक्शन तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, अभी मैं भी कराऊंगी आपको, है ना। CaO मिल गया, अब CaO को आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पे मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बाइड विच इज CaC2। फर्दर इस CaC2 को आप वाटर से, मतलब अभी इतना तो मत जानो, अभी तो वो रिएक्शन में ही कराएंगे, फर्दर आप रिएक्शन करवाओगे तब आपको जाके मिलता है एल्काइन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड एंड सो ऑन एल्काइन आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल में देखो तो इथाइन को आप इसी से प्रिपेयर करते हो। जब आप कैल्शियम कार्बाइड को पानी से रिएक्ट कराओगे तो इंडस्ट्रियल लार्ज लेवल पे जब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होती है तो आप इसी मेथड का यूज करते हो, ठीक है। चलो प्रिपरेशन जानते हैं जल्दी से, क्या होगा। सबसे पहले लाइमस्टोन लिया, उसको हमने हीट कर दिया, लाइमस्टोन को हमने हीट कर दिया, है ना, ट्रायंगल बनाना इस हीट का सिंबल। तो यहाँ पे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बचा, CO2 बचा, वो बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहले हमने हीट किया ताकि हमें क्विक लाइम मिल जाए। क्विक लाइम को हमने फर्दर पास करा दिया कोक से, कोक मतलब सिंगल कार्बन, ठीक है। सिंगल कार्बन से आपने इसको रिएक्शन कराया तो ये बन जाएगा CaC2, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस CaC2 को उठा के H2O से ऐड करा दो, CaC2 को उठा के H2O से ऐड करा दो, तो यहां पे आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड साथ ही साथ ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना देंगे C2H2, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन। तो यहां पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा इथाइन का। समझ में आया, वापस से बताऊं, चलो समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले लाइमस्टोन लिया CaCO3, उसको हीट किया तो हमें मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को पास कराना है सिंगल कार्बन से, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स फर्दर प्रोडक्ट आप याद करो चाहे ना करो चलेगा, बाय प्रोडक्ट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। इस CaC2 को आपने पास कराया H2O से, तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, C2H2। एक और चीज मिल रही है विच इज CaOH होल ट्वाइस, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये होती है अपनी पूरी रिएक्शन जिससे हमने प्रिपेयर किया इथाइन को, ठीक है। अब हम करेंगे विसिनल डाइहैलाइड से, समझ गए ना तुम, विसिनल तो अब जान गए ना, 2 एडजेसेंट कार्बन में जब कोई अब हेलोजन है तो हेलोजन लगा दो तो उसे आप बोलते हो विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, 2 हेलोजन एटम्स लिए, उसे अटैच कर दिया 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से, प्रोसेस को आप बोलोगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या समझे, 2 कार्बन से हेलोजन लगा है, मैम ने बोला कि हमें बनाना है एल्काइन, कुछ तो मैम हम पढ़ के आए हैं अभी तो पढ़ा हमने जस्ट, है ना। तो 2 कार्बन से हेलोजन लगे हुए हैं एंड हमें बनाना है एल्काइन, तो हेलोजन बाहर निकालना होगा, है ना। तो हेलोजन बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, डी मतलब रिमूवल, और हेलोजन निकल रहा है तो हेलोजनेशन, डी हेलोजनेशन। साथ ही साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी निकलेगा तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन हो गया। चलो समझते हैं रिएक्शन से, हमने क्या लिया, विसिनल डाइहैलाइड लिया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके आए, अल्कोहलिक फॉर्म में लाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक नहीं लिखोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन स्टेट में या ऐसे कोई और स्टेट में ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH आप लेके आए, इस K ने क्या किया, K ने जाके ब्रोमीन को ले लिया, ठीक, और OH ने जाके H को पकड़ लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे एक बॉन्ड इसका यहाँ पे टूटा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा, है ना, एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक वाटर बाहर निकला और एक H2O KBr बाहर निकला, ठीक है। अब क्या बचा मैम, CH बचा, इसके पास इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे, इसके पास एक ब्रोमीन बचा, और बस मैम और तो कुछ नहीं बचा। अब आप अगर ध्यान से देखो, एक ब्रोमीन ऑफ कोर्स वहां से निकाल लेना आप, ठीक है, एक ब्रोमीन आप कहीं से भी निकाल लेना, मतलब ये वाला मत निकालो ऑफ कोर्स, है ना, या उससे हाइड्रोजन देख लो, मतलब एक ब्रोमीन इस तरफ से निकालो और हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ से निकालो, है ना।
एक ही कार्बन से दोनों चीजें नहीं निकलेंगी ऑफ कोर्स, वरना एक ही कार्बन को थोड़ी बॉन्ड देना है, हमें तो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है ना। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी। अब एक कार्बन के पास ब्रोमीन और एक कार्बन के पास दो H2 है ना, एक कार्बन के पास HBr है, एक कार्बन के पास H2 है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, सब समझ गए होंगे। ये दोनों रिएक्शन करके एक एल्कीन बना देंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें तो एल्कीन बनाना ही नहीं था, ये तो आपने सही बताया जो हम पढ़ के आए अभी, बट हम तो एल्काइन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ही एक्चुअली यहीं से बनते हैं कन्वर्जन्स, यहीं से बनते हैं कन्वर्जन्स। देखो यहाँ तक तो आप पहुँचे, एल्कीन जो बनाना था वही सेम अभी तो हमने पढ़ लिया था, तो वही रिएक्शन है। अब अगर आपको एल्काइन बनाना है तो फर्दर इसे आपको पास करना है सोडा अमाइड से। किससे पास करना है, कहाँ लिखा है, सोडा अमाइड। सोडा अमाइड इज व्हाट, इट इज NaNH2, जैसे आप बोल सकते हो Na+ और NH2-, ठीक है। NaNH2 जाएगा, अब ये Na वापस से Br को पकड़ेगा तो NaBr बाहर निकला, NH2 वापस से एक और हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो NH3 बाहर निकला। अब इनके बीच में एक एक बॉन्ड और बचा, तो ये बना लेंगे अपना ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप, तो ये बन गया अपना इथाइन वाला ग्रुप। समझ में आया, समझ में आया क्या? सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, एल्कीन वाला केस कर दिया। जैसे ही वो हो गया फिर हमने सोडा अमाइड से पास कर दिया और ये बन गया हमारा एल्काइन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, पहले फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, देन सॉल्युबिलिटी एंड देन डेंसिटी। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो एल्काइंस जो होते हैं ये भी पार्शियल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि फेयरली सॉल्यूबल, फेयरली पोलर, बहुत ज्यादा पोलर भी नहीं, बहुत कम पोलर भी नहीं, नॉन पोलर भी नहीं और एग्जैक्टली पोलर भी नहीं, ठीक है। बट अगेन क्योंकि बहुत कम पोलर होते हैं तो ये वाटर के साथ तो सॉल्यूबल नहीं होंगे, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, है ना। वीक वैन डर वाल फोर्स लग रही होती है। इसके जो स्टार्टिंग के 3 मेंबर होते हैं, सिमिलरली C2, C3, C4 वाले वो गैसियस स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट के 8 मेंबर्स, वहाँ पे 14 थे, यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, ये लिक्विड्स में पाए जाते हैं और जो हायर वंस होते हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। हायर एल्काइंस जो होते हैं वो कलरलेस और अडरलेस होते हैं। बट अगेन एक चीज याद रखना कि जो इथाइन होता है वो कलरलेस तो होता है बट उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज को बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। साथ ही साथ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, देखो अब सारा एक ही स्लाइड में क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। स्ट्रेट चेन है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। स्ट्रेट चेन है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी एंड इस वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांच चेन हो गई, है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम, सरफेस एरिया कम, वैन डर वाल फोर्स कम, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई, ठीक है। तो यस, ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी सारी बातें, है ना। छोटा है एटम, है ना, छोटा साइज है, कम कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कम है तो वीक वैन डर वाल फोर्स होगी और इसी वजह से वहां पे हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, वो कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी। एज आई सेड, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये पार्शियली सॉल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली नहीं, तो ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे। इनफैक्ट सॉल्यूबल तो छोड़ो, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, दे फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। फेयरली सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में फेयरली सॉल्यूबल हो सकते हैं, जैसे कि जो पार्शियली यू कैन से पोलर है ना, उनमें सॉल्यूबल हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब पे यू कैन से ये पार्शियली क्योंकि पोलर हैं ये भी और अपने ये एल्काइंस भी, तो ये सॉल्यूबल हो सकते हैं इनमें, ठीक है, वाटर में नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी की अगर आप बात करोगे, सबको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी पे क्या साइज पड़ेगा, ये डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली डेंसिटी, है ना। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा ना इनके बीच में, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो मास बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन एक चीज याद रखना, इनकी वाटर से डेंसिटी कम होती है एंड दैट इज द ओनली रीजन जो हमने अभी बोला कि ये वाटर पे फ्लोट करने लग जाते हैं। उसका रीजन आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। सो यस, कोई ऐसे वैल्यू ऐसा आपको लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपको बताने के लिए वो लगा हुआ था चार्ट, ठीक है। एल्काइंस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं एल्कीन्स की तरह, रीजन आप समझ ही गए होंगे, इनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं भाई, तो इनके ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स के लवर तो भाई वहां आएंगे ही आएंगे, है ना। साथ ही साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी ये दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। अब ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे बट कुछ हद तक, और कब दिखाएंगे, जब इनके पास कोई हैवी मेटल आयन होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। चलो समझते हैं 1 बाय 1 हर एक रिएक्शन को। तो हमारे पास 4 रिएक्शंस होंगी। स्टार्ट करते हैं एसिड बेस्ड रिएक्शन से, ठीक है। एल्काइंस जो होते हैं वो वीक एसिड्स की तरह वर्क करते हैं। मैम एल्कीन्स और एल्केन्स भी ना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस, ठीक है। मतलब ही बच्चे मतलब पूछना चाह रहे हो ना, अभी समझाएंगे क्यों।
एल्काइंस अगर ऑफ कोर्स एज आई सेड ये वीक बेस की तरह वीक एसिड की तरह काम करते हैं, तो इनमें हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा सकते हैं, है ना, और ये ऑफ कोर्स एसिड बेस्ड रिएक्शन दे देंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हो गया, सोडामाइड हो गया, सोडा अमाइड, है ना, जो अभी हमने देखा था, तो ये सॉल्ट बना सकते हैं इनके साथ। एसिड बेस्ड रिएक्शन एल्केन और एल्कीन में नहीं मिलती। रीजन क्या है? वही रीजन है कि मैम ने बोला कि जो एल्काइंस होता है वो थोड़ा थोड़ा वीकली एसिडिक होता है, बट एल्केन और एल्कीन वीकली एसिडिक नहीं होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन आता है, मैम व्हाई इज दिस एल्काइन एसिडिक इन नेचर? एल्केन्स और एल्कीन्स तो नहीं था। इसका आंसर ये है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है। अभी भी मैंने आपको बताया इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी। एसपी में सबसे ज्यादा, अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें सब, देखो 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है, एसपी, sp2, sp3। sp का मतलब इसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है ना। sp2 का मतलब इसमें 33.33% कुछ है s कैरेक्टर, ठीक है। sp2 का मतलब होता है इसमें 25% है कुछ s कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना। यस मैम। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, sp कैरेक्टर है, तो s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, है ना। बाकी सबसे तो s कैरेक्टर, आई गेस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है। सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं, देखो वैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आप इतना समझ लो, अगर ट्रिपल ऐसे ही जान लो आप, 3 बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, 2 बॉन्ड वाला sp2, सॉरी उल्टा बोल दिया, 3 बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, 2 वाला sp2 एंड 3 वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेसिकली आप काउंट करते हो, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे sp होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वजह से इसकी ज्यादा होती है, ये नहीं समझ में आया ना, समझाती हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ गई इसके पास, है ना, हल्की सी टेंडेंसी। अच्छा अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बहुत वीक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, तो लेकिन है कैरेक्टर एस वाला, सॉरी वी कैन से एसिड वाला, है ना। तो रीजन समझा क्या हुआ? रीजन समझे? अभी भी थोड़ा सा रीजन बचा है, बताऊंगी। फिलहाल क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है, और जिसमें भी s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट नहीं खींचने की बोल लो, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। और इसी को आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन मतलब हाइड्रोजन का थोड़ा थोड़ा रिलीज होना। और H+ क्या होता है? H+ कौन रिलीज करता है? एसिड्स। तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। अगेन लेट मी से दिस कि बहुत ज्यादा एसिडिक ये नहीं होते, बहुत वीक एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत कम बहुत कम वीकेंड से एसिडिक कैरेक्टर होता है। एसिडिक नेचर में एल्काइंस का सबसे ज्यादा होगा, देन एल्कीन्स, देन एल्कीन्स। तो अगर इसका इतना कम है तो सोचो एल्कीन्स और एल्कीन्स तो ना के बराबर एसिडिक बोले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगर आप इसको सोडियम मेटल एंड सोडामाइड से रिएक्ट कराओगे, ये दोनों क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो सॉल्ट जैसा कुछ मिलेगा, है ना। इथाइन से रिएक्ट करके सोडियम एसिटिलाइट बनाएंगे, विच इज अ सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। तो हमने क्या किया? हमने अपना अल्काइन लिया, सोडियम से रिएक्शन कराई, क्या होगा? ये सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा Na पॉजिटिव की तरह, है ना। एक H बाहर निकला, या इसे आप बोल सकते हो आधा H2 बाहर निकला, है ना, तो H2 गैस बाहर रिलीज हो गई। फर्दर अगर आपने इससे रिएक्शन करा दी तो ये सोडियम दूसरे कार्बन के पास लग जाएगा, एंड ये इस तरीके से प्रोडक्ट बना के डायसोडियम इथाइनाइड भी बना सकता है। तो सिंगल सोडियम भी लग सकता है अंदर और 2 सोडियम भी लग सकते हैं, मोनोसोडियम इथाइनाइड भी बना सकता है और डायसोडियम इथाइनाइड भी बना सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। समझ गए होंगे, 2 हाइड्रोजन का ऐड होना। अब ये रिएक्शन आप तीसरी बार पढ़ने जा रहे हो एल्केन एल्कीन अल्काइन में, है ना। अगर आपने एल्काइन ले लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो कैसे होगा? दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये तो मैम एल्कीन बन गया, बिल्कुल एल्कीन बन गया। साथ ही साथ अगर वापस से हाइड्रोजन ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो ना, फिर से एक बॉन्ड तोड़ना और एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन को फिर से दे देना। ये किसके प्रेजेंस में होता है? निकेल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, ठीक है। Alkynes adds up 1 molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium, platinum and so on and they form alkenes, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन भी बन जाएगा, वापस से हाइड्रोजन ऐड करना, एल्काइन भी बन जाएगा। सिमिलर कहानी, 2 कार्बन से 2 कार्बन वाला एल्कीन, 2 कार्बन के एल्कीन से 2 कार्बन वाला एल्कीन, तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन में। अभी जैसे हमने पढ़ा, अगेन सेम रिएक्शन आगे देखो, हैलोजन जैसे Cl2 Br2 ऐड करने, है ना। कैसे होगा? सपोज मैंने ब्रोमीन उठाया, 2 कार्बन वाला अपना एल्काइन ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने Br2 ऐड कराना है, किसके प्रेजेंस में?
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन में जाके लग जाएंगे, ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन में जाके लग जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये अगेन एल्कीन बन गया, फर्दर ब्रोमीन दे देना तो ये एल्केन वाला ग्रुप भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन किसके काम आता था, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि ये एल्कीन और एल्काइन तो दिखाएंगे बट ये रिएक्शन एल्केन्स हमें नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसा टेस्ट है पता है ना, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज जो कलर निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो ही बेसिकली यहाँ पे टेस्ट होता है अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब जैसे HX, HBr ले लो, HCl ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है। क्या होगा भाई, कुछ नहीं, एक बॉन्ड टूटेगा, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को ब्रोमीन दे दो, है ना, सिंपल सी कहानी है। तो बस ये बन गया, कैसे बनेगा देखो, C डबल बॉन्ड C, एक को हमने दिया Br, एक को हमने दिया हाइड्रोजन, एक ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और आ गया यहाँ पे, है ना, तो ये बन गया, तो इस तरीके से बन गया। फर्दर आप इसको रिएक्शन करा देना HBr से, ठीक है, तो वापस से इसको ब्रोमीन और इसको हाइड्रोजन दे देना और ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी C सिंगल बॉन्ड C HBr2 एंड H3, है ना, 3 हाइड्रोजन आ गए, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन आ गया। ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, याद रखो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो एल्काइंस का। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एल्काइंस से कुछ बना रहे हो, प्रिपरेशन होता है कि एल्काइंस को बनाना, यहाँ पे आप एल्काइंस को बना नहीं रहे हो, एल्काइंस से कुछ बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, खैर ये कैसा ग्रुप हो गया, इसको आप बोलते हो जेमिनल डाइहैलाइड, है ना। दो चीजें थी, मैंने बताया था विसिनल और जेमिनल। विसिनल मतलब बगल बगल कार्बन में लग जाना हैलोजन का, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन का लग जाना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था, जब फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी, तो हमने बोला था कि पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, सॉल्यूबल नहीं होते पानी में, है ना। बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है, ये रिएक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसे वार्म विद मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ पास करा दो, alkynes when warmed with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid हाई टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। सो अब इस रिएक्शन, ये वाली लाइन वापस से यहाँ पे लिखिए देखो, हाउएवर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आपको ऐड कराना है एल्काइंस में तो आप कर सकते हो, फॉर्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, बेसिकली Hg की प्रेजेंस में, साथ ही साथ डाइल्यूट फॉर्म में H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप इसे पास कराओगे तो क्या होगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C है हमारे पास है C 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है H, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे H2 है। क्या होगा, एक को हाइड्रोजन दे देना, एक को OH दे देना, एक को हाइड्रोजन दे दिया, एक को OH दे दिया, इसको आप बोलते हो विनाइल अल्कोहल बन गया। फर्दर आप इसे रीअरेंज करना, देखो C डबल बॉन्ड C H H2 OH, ये रिएक्शन है, बल्कि इसको भी ऐसे लिख लो, OH ऐसे मत लिखते हुए ऐसे लिख लो H, है ना। अब इसे आप फर्दर क्या करोगे, रीअरेंज, ठीक है, रीअरेंज, ठीक है, फर्दर अरेंज करोगे। रीअरेंज में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाके जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे लगा लो, ये इससे लग जाएगा एंड इसके बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन एंड CH3, इस तरीके से इसका रीअरेंजमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाओ, मतलब ठीक है, बट प्रोडक्ट एक्चुअली क्योंकि एल्डिहाइड के फॉर्म में आता है तो आपको वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाता है ना, 2 कार्बन वाला, जिसे आप बोलोगे इथेनल या फिर आप इसे बोल सकते हो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एसिटिलीन लिया, क्वेश्चन आ सकता है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनाइए, एसिटिलीन लिया, उसे आपने पास कराया वाटर से। अब वाटर से रिएक्शन होती नहीं है तो आपको ये लिखना जरूरी है कि आपने वार्म मरकरी लिया है, साथ ही साथ आपने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो आपको OH को भेज देना है एक कार्बन को, H को भेज देना है दूसरे कार्बन पे। अब उस H को रीअरेंज जरूर कर देना उस कार्बन पे भेजते हुए, और जो दूसरा कार्बन था उसमें OH की जगह डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा देना, ताकि वो एक एल्डिहाइड लगे, ठीक है, ताकि वो एक एल्डिहाइड बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन दिखता है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन तो समझ ही गए होते हो क्या होता है भाई, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी सी यूनिट बना दे, है ना। जैसे इथाइन को हमने मिलाया, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है ना, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाले, तो बहुत सारे इथाइन के एक पॉलीमर बन गए।
साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत फेमस होता है विच इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। लीनियर वाला तो समझ गए, पॉलीइथाइन है ना, इसके क्या यूजेस होते हैं, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लाइटर होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ सस्ता भी होता है मेटल कंडक्टर से, तो इसको यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, है ना। इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज होता है ये बैटरीज वगैरह में भी। अगर हम साइक्लिक बनाना चाहें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर मैंने इथाइन ले लिया, C2H2 3 टाइम्स C2H2, है ना, एंड मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये एक साइकिल वाला पॉलीमर बना लेगा, साइकिल वाला, यानी कि कुछ ऐसा C C C C C C C। आप बोलोगे मैम इतने सारे C कहाँ से आ गए, 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने एक तो ज्यादा ही बनाया है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है मैम, ये तो देखा देखा लग रहा है, करेक्ट, सही लग रहा है तुमको, ये बेंजीन बना सकता है, ठीक है, तो ये बना लेगा बेंजीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन is can form benzene, very important, you have to learn this, ठीक है। इथाइन एंड ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन, कोई बोलेगा कैसे पॉलीमराइज किया, तो बोलना रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में किया, बहुत हाई टेम्परेचर 873 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर, अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल आप लेते हो, है ना, एक एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या है, हर एक का एक एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, है ना, सी ऐसा समझो, है ना, तो ये H H H H H H, ठीक है, ये थे, हर एक का बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको उठा के रीअरेंज कर दूं तो हर एक का बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और ये इस तरीके से बेंजीन बना ले रहा है, इस तरीके से डबल बॉन्ड वाला बेंजीन ले रहा है, ठीक है। और आप इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे एक सर्कल लगा दो, जिसका मतलब है पाई बॉन्ड जो है वो अंदर मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो इस तरीके से, ठीक है। रेड हॉट आयरन ट्यून के प्रेजेंस में करोगे इन द टेम्परेचर 873 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। सो यस, ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं अरीन्स को। सो अरीन्स क्या होते हैं भाई, अरीन्स मतलब जैसे कि बेंजीन रिंग। सो बेसिकली ये होते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैम, तो यहाँ पे एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर, वैसे देखो बेंजीन तो होते ही एरोमेटिक हैं, बट कुछ नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स भी एरोमेटिक में आते हैं, उन्हें हम समझेंगे। फिलहाल हाँ, बेंजीन आता है हमारा एरोमेटिक में, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। सो एरोमेटिक वर्ड आया है अरोमा, अरीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक, अरीन क्या होता है, अरोमेटिक का मतलब होता है स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, दैट इज अरोमा, ठीक है। तो ये अरोमा कंपाउंड्स होते हैं, खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक इनकी स्मेल होती है, ठीक है। अरीन्स वर्ड कहाँ से आया है, अरीन तो आया, देखो अरी, ये वाला जो वर्ड है ये अरोमा से आया, अर इज फ्रॉम अरोमा, एंड ईन्स मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम होता है अरीन्स। इनकी एक प्लेजेंट अडर होती है, यानी कि खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा तो ऑफ कोर्स वो बेंजीन आप उसको बोलते हो, है ना, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अभी आप सोच रहे हो कि मैम किसे किसे एरोमेटिक बोलते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगी वो चीज, ठीक है। तो यस, ये बेंजीन फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस दिखाता है ना। क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 लगा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, SO3H लगा दोगे तो फिर ये सल्फोनेट बन जाता है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन सकता है ना, और ये टॉलिन बन सकता है जब आप इसमें CH3 लगा दोगे। जब भी आप अरीन्स पढ़ते हो ना, इनके IUPAC से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके कॉमन नेम्स होते हैं, है ना, जैसे टॉलिन क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ये सब बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एज आई सेड, जैसे टॉलिन को अगर आप देखोगे तो जैसे CH3 लग जाएगा इसमें आके, सो ये बन जाएगा टॉलिन, है ना। यहाँ पे NO2 लग गया, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, है ना। क्लोरीन लग गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इसके ये वाले नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। OH लग गया डायरेक्टली तो फिनॉल बन गया, है ना। सो यस, एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप से हो सकते हैं, ये बेंजेनॉइड भी हो सकते हैं, ये नॉन बेंजेनॉइड भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो पूछा जाएगा या जो आपके में गिवन है, वो बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब नाम से ही समझ गए, बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग का होना, नॉन बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग का ना होना। बेंजीन रिंग के ना होने में, यानी कि नॉन बेंजेनॉइड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है विच इज एज्यूलिन। एज्यूलिन में क्या होता है, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, देखने में तो लग रहा है 6 साइड है, बट 7 साइड है ना। और दूसरी साइड 1 2 3 4 5, तो 5 और 7 साइड्स है, यानी कि 6 साइड्स नहीं है। 6 साइड्स वाले को हम बेंजीन बोलते हैं, वहां पे 6 साइड्स नहीं है, तो इसे आप बोलोगे एज्यूलिन, और ये मतलब बेसिकली एक नॉन बेंजेनॉइड का एग्जांपल है, ठीक है। अरीन्स का नॉमेनक्लेचर समझो, 2 हाइड्रोजन एटम्स अगर बेंजीन में लगे हुए हैं, उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो 2 सिमिलर या फिर डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स से, है ना। तो बेसिकली बेंजीन क्या होता है, बेंजीन कैसा दिखता है, ये होता है हमारा बेंजीन, है ना। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगाऊंगी हर जगह, ये हर जगह इसके हाइड्रोजन होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। बेंजीन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट C6H6 ना भाई, है ना। यस मैम,
तो यही तो है बेंजीन। तो एक हाइड्रोजन को आप हटा दो, उसकी जगह किसी और को लगा दो, या दो हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह किसी और को लगा दो। इसके बेसिस पे आप इसे कर सकते हो। 3 डिफरेंट पोजीशंस होती है यहाँ पे आइसोमर्स की पॉसिबल, ठीक है। अब समझो कैसे, जैसे कि हो सकता है पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा दिया हो सकता है मैंने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे CH3 लगा दिया हो सकता है मैंने फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे CH3 लगा दिया हो। इन 3 के बेसिस पे आप पूरे के पूरे यू कैन से नॉमेनक्लेचर यहाँ पे पूरा क्या मतलब नॉमेनक्लेचर बेसिक वाला यहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है, बेंजीन रिंग वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मैम ये क्या मतलब हुआ? आपने बोला या तो 1 और 2 पे लगा दो, या तो फिर 1 और 3 पे लगा दो, या फिर 1 और 5 पे लगा दो, है ना, 1 और 3 पे लगा दो, 1 और 4 पे लगा दो, है ना, ये बोल रहे हो आप। लेकिन आप 5 और 6 पोजीशन तो बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम ये बेंजीन रिंग लें, है ना, और इसके फर्स्ट पोजीशन पे और इधर वाली पोजीशन पे लगा दें, है ना। आप इधर लगाए हो जैसे ये वाला, है ना, मैं इधर लगा दूं, आपने इधर पे लगाया, मैंने इधर पे बॉन्ड लगा दिया, तो आपने ये तो काउंट ही नहीं किया। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इस पोजीशन को 1 मानते हो ना, 1, तो आप इसे 2 बोल सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हो, आपके उस साइड से चलने लगो तो इसे 2 बोलने लगोगे, है ना। तो ये जो ये वाली पोजीशंस है, यहां से मान लो चल रहे तो 3 4 5 6, तो ये सेकंड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन एक ही बात बताएगा, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन एक ही बात बताएगा, ठीक है। तो इसलिए वो आपको 2 बार नहीं बताई जा रही है। अच्छा खैर वापस आते हैं। अब अगर ये 1 2 3 4 हमने कर लिया, तो देखो जब भी हम मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, हम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन ऐसे करके इसका नेमिंग करेंगे। तो देखो बार बार ये 1 2 3 4 5 6 तक जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिंपल से कुछ वर्ड्स याद कर लेना है। जैसे अगर हम पहले बताएं तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया, है ना, ये 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया। तो ये सब पोजीशन आइसोमर्स हैं, है ना, हम पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन इसकी जगह आप बेसिक चीज यूज कर सकते हो जो कि होता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा। इसको समझने के लिए मेरे को देखो, ठीक है, मार्कर को रख लेते हैं इन आर पॉकेट, इसके लिए तो है पॉकेट मेरे पास। हाँ तो देखो सिंपल तरीका समझना, ऑर्थो मतलब ये होता है, ठीक है, मेटा मतलब ये होता है, और पैरा मतलब पैर होते हैं, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन इज दिस, नेक्स्ट इज मेटा, नीचे इज पैरा। सिंपल बस यही तरीका याद रखना, माइंड में क्या याद रखना है, ऑर्थो मेटा एंड नीचे है हमारे पास पैरा, पैर, ठीक है। तो बस यही तरीका याद रखना, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, दिस इज सॉरी दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, ठीक है, एंड ये वाले पैरा पोजीशंस होते हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल ले लें ये वाला, ठीक है, अब मैं इसे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन की जगह ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी तो बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑर्थो पे ही तो ऑर्थो टॉलिन भी तो बोल सकती हूँ। ये तो पूरा टॉलिन हो गया CH3 वाला, ये तो टॉलिन हो गया, है ना, बेंजीन पे CH3 लगा होना, और एक साइड लगा है 2 पे CH3 वापस से, तो आप बोल सकते हो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है ये, है ना। तो यस, तो 1,2 1,6 को आप ऑर्थो बोलोगे, है ना, 1 ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1,3 या 1,5 एक ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे मेटा बोलोगे, और 1,4 को आप पैरा बोल सकते हो, ऊपर और ये वाला पैरा हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे इसकी मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया बेंजीन से, तो ये क्या बन गया, ये टॉलिन बन गया। ये क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर है, जो कि यू कैन से IUPAC के फॉर्मेट नहीं है। बेंजीन वाली जो रिंग्स होती है ना, इवन 12th में भी आपको बहुत ज्यादा ये वाले नेम्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, मतलब आपको ओल्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग में जाना पड़ेगा। IUPAC तो है ही है, बट उसके साथ साथ ये जो ओल्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा फिनॉल से ये चीज बना के दिखाओ। अब फिनॉल क्या है मैम, बेंजीन पे 1 ऑल लगा है, नहीं, वो सिंपल बोलेगा फिनॉल से बना के दिखाइए, फिनाइल से बना के दिखाइए, टॉलिन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑब्टेन करिए। तो ये आपको ये वाले नॉमेनक्लेचर बहुत बेसिक जो है आपको आ जाने चाहिए। ये बेसिकली कॉमन नेम्स हैं, इनका कोई रूल नहीं है इनको यू कैन से ऑब्टेन करने का, ठीक है। तो यस, ठीक है, जैसे कि इसको आप जाइलिन बोलते हो, है ना, जाइलिन बन गया, तो 2 बार CH3 लग गया, जाइलिन बन गया हमारा। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, हर अल्टरनेट कार्बन पे बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड, है ना, और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। अनसैचुरेशन इसका बहुत ज्यादा हाई होता है ना, क्योंकि काफी सारे डबल बॉन्ड रोटेट करते हैं। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी की अगर आप इसकी बात करोगे, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, है ना। यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे भी हमें पता है पाई बॉन्ड है तो थोड़ा तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होंगे। यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये मोशन में हो सकते हैं, मूवमेंट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, है ना, घूमा फिरा करते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। अब कहीं भी जा सकते हैं क्या क्या मतलब है, समझाऊंगी, ठीक है। और एक्चुअली में इसमें सबसे फनी बात ये है कि यहाँ पे इसी की वजह से ये स्टेबल होता है।
जितना हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये वाली कहानी हो गई। मतलब अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यू नो उसकी वजह से क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। तभी एल्केन्स में ज्यादा थी एज कंपेयर टू एल्किन और एल्काइन, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे इसके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के होने की ही वजह से ये ज्यादा स्टेबल कहलाने लगता है उल्टा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर नॉट फिक्स्ड इन पोजिशन, ये आसपास जो है ये मूव करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। चलो अब देखो मूव कैसे करते हैं। ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब इसमें मूवमेंट कैसा है, ये बॉन्ड इधर पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो, अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम बेंजीन क्या है, क्या ये बेंजीन है या फिर ये बेंजीन है, क्या बेंजीन है दोनों में से? तो दोनों ही बेंजीन है यहाँ पे, है ना। दोनों एक दूसरे के हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों ही बेंजीन है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है ये कंटिन्यूअसली एज वी नो मूव करता रहता है अंदर। और इसी की वजह से आप एक इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि कुछ नहीं करो और एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो, विच मींस कि ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं हर टाइम। ठीक है, सो यस, मोर स्टेबिलिटी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, या यू कैन से ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके, और इस वजह से ही ये ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसके ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनता है फाइनल वाला। ठीक है, सो यस, अब एरोमेटिसिटी, हमने बोला कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो क्या एरोमेटिक होने के लिए कोई कंडीशन होती है? तो बिल्कुल 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। 3 कंडीशंस होती हैं जो कि डिसाइड करती है पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो एरोमेटिक कहलाया जाएगा या फिर नहीं। नंबर 1 होता है प्लेनारिटी। प्लेनारिटी ये क्या होता है? हमें देखा गया कि जब एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया तो डेटा ने ये रिवील किया कि जो बेंजीन होता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो कोई चीज एरोमेटिक है या नहीं, इसके लिए नंबर 1 कंडीशन है कि उससे एक्स रेज का हम डिफ्रैक्शन करा दे एंड हमें पता चल जाएगा कि वो प्लेनर है या नहीं। तो जो प्लेनर होता है वो हमारा एरोमेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सेकंड होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी चीज को एरोमेटिक कंपाउंड होना है तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि डीलोकलाइज्ड होंगे, मतलब एक फिक्स पोजीशन में नहीं बैठे होंगे, वो कंटिन्यूअसली यू कैन से मूवमेंट कर रहे होंगे, भागा दौड़ी कर रहे होंगे, है ना। सो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस रिंग में। नंबर 3 होता है सबसे इंपॉर्टेंट हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? इस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कि 4n+2 होल में पाई। अगर ये फॉर्मूला, अगर आप इसे देखते हो, सॉरी, होल 4n+2 में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एक रिंग में, तो आप बोलते हो कि वो पर्टिकुलर चीज एरोमेटिक कंपाउंड है। नहीं समझ में आया? समझाती हूँ। हर एक ग्रुप में अगर आपके सामने मैंने कोई कंपाउंड रख दिया, आपको उसमें लगाना है 4n+2। अगर 4n+2 लगाने पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको उसमें दिख रहे हैं, बराबर आ गई वैल्यू, तो आप बोलोगे पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? चलो समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग, कितनी रिंग लगी हुई है वो आपको n से पता चलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन है 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है ना इसमें। इस बेंजीन में अगर आप देखोगे तो 3 पाई बॉन्ड दिखेंगे। क्या दिखेगा? 3 पाई बॉन्ड दिखेंगे। व्हाट इज 3 पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो हकेल रूल से फाइंड करते हैं क्या इसमें सच में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई में। 4n+2 लगाइए। ठीक है, 4n, नंबर ऑफ रिंग कितनी है? एक रिंग है केवल, 1+2 कितना आएगा? 6, यानी कि इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या वैल्यू मैच कर गई? यस मैम, आंसर हमारा करेक्ट है। ये एक एरोमेटिक ग्रुप है। ठीक है, 4n+2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंड है, ऐसे लगा लो इसमें। ठीक है, अब इसमें कितनी रिंग है? रिंग तो यहाँ पे भी एक ही है। नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? 1, 4n+2, कितना 1 रखोगे तो 4+2 = 6 ही आ जाएगा। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखो, 2 बॉन्ड लगे होने का मतलब क्या होता है? 2 बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और हकल रूल से क्या आ रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिंग को रखते हुए 4n+2 फॉर्मूला लगाते हुए चेक कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। अब आपके लिए है एक होमवर्क, है ना, जिसको आपको किस में बताना है? ऑफ कोर्स कमेंट में, जिससे मैम को क्या पता चलेगा कि तुम होशियार हो, नंबर 1, नंबर 2 कि तुम वीडियो एंड तक देख रहे हो। चलो तो याद रखना 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? एक तो वो था, आंसर ही बताने जा रही थी, एक तो ओलिफेंस वाला था, एक और था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक ये है।
ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नीचे 3 आंसर्स लिखने हैं, और जो तीनों आंसर लिखेगा ना, याद रखना लाइक उसी का कमेंट मैं करूंगी, तीनों आंसर्स लिखने वाले का, ठीक है। सो यस, ये नहीं कि एक लिख दिया फिर मैम को पता चल जाएगा हम तो एंड तक थे, नहीं, तीनों आंसर्स आपको लिखने हैं। आपको इसमें बेसिकली बस यही पता करना है क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, येस और नो, बस आपको बताना है, ठीक है, येस और नो, एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है, यूजिंग हकेल रूल, ठीक है। इसे यूज करते हुए आपको बताना है ये एरोमेटिक दोनों है या नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख देना, दिस इज ए या फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम बेंजीन की। बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए इनिशियली जो यूज किया जाता है वो होता है कोल तार, थिक ब्लैक लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलिंग बिट्यूमिनस कोल, उससे मिल जाता है बेंजीन। ये थोड़ा ओल्ड फॉर्म है, बट जब हमें ज्यादा अमाउंट में बेंजीन का प्रिपरेशन करनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज आपको जो याद करना है या जो समझना है या जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो होती है रिएक्शंस, ठीक है। तो एक लेबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करें तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एक मेथड होता है, अभी जस्ट पढ़ के आए हो आप, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक होता है रिडक्शन कर दो फिनॉल से। तीनों को समझो वन बाय वन। नंबर 1 है हमारे पास बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अभी समझा, जस्ट अभी समझा ना, यस मैम। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इस तरीके से मोनोमर्स से हमें 3 टाइम हम एल्काइन ले लेंगे और इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेगा, बेंजीन का शेप ले लेगा। रेड हॉट ट्यून से हमने पास कराया था एट वेरी हाई टेम्परेचर विच इज 873 केल्विन, तो हमें मिल गया था बेंजीन। नंबर 2 आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, बेंजीन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, यानी कि बेंजीन में COONA लगाओ, रिएक्शन कराओ NaOH से। इसको क्या बोलते हैं, इसे कमेंट में मत बताना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसे आप बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम, है ना। अगर मैं NaOH प्लस CaO को बोलूं तो ये क्या होता है, ये कंबाइंड फॉर्म में देखोगे तो ये होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करेगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, इस रिएक्शन में करेगा डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो NaOH COO को उठाएगा तो बन जाएगा Na2CO3, है ना। Na2 2 Na हो गए और CO3 निकल गया। अब देखो ध्यान से, वहां पे क्या बचा, वहां पे Na हट गया, COO हट गया, तो एक बॉन्ड बचा। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये उस एक बॉन्ड की जगह ले लेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, है ना। समझ गए ना। देखो यहाँ पे एक ग्रुप लगा होता COONA, है ना। हमने रिएक्शन कराई NaOH से। अब अभी OH में H मत लिखो क्योंकि H एट द एंड जाएगा। ये तीनों मिलके, ये सब मिलके आपस में Na2CO3 बना लेंगे। अब जब हमने ये सब हटा दिया, है ना, तो क्या बचा, इसकी जगह बच गई, जहां पे कार्बन लगा था उसी की जगह हाइड्रोजन आ गया। आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया क्या, नहीं, एक हाइड्रोजन हट के ही तो ये COONA लगा होगा, है ना। अभी COONA को हटाया तो वापस से हाइड्रोजन दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिनॉल से ऑब्टेन करना है तो क्या करोगे, फिनॉल में जिंक मेटल को ऐड कर दो, जिंक ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन आपको वहां रखना पड़ेगा, है ना, ये मत करना, हाइड्रोजन मत निकालना। तो फिनॉल में क्या होगा, जिंक जाएगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZNO बना लेगा, H एज इट इज वहीं रह जाएगा और वो बना देगा बेंजीन अपना, ठीक है। तो ये बेंजीन बन गया, ये अपना जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ये भी नॉन पोलर होते हैं, है ना। कलर इनका नहीं होता, कलरलेस होते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमेशा होता है। स्मेल से जैसे हम बात करें तो नैप्थलीन बॉल सबके घर में यूज होती है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अरोमैटिसिटी, है ना, अरोमा है, इसमें भी अरोमा वाली खुशबू है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी। हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो पानी में तो डिसॉल्व होने से रहा, सो इट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, इमिसिबल होता है, मिक्स नहीं होता, है ना। बट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ईथर वगैरह में डिसॉल्व हो सकता है। मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना, जैसे मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होगा, जैसे कि ईथर, है ना। सो यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि होता है बर्न विद अ सूती फ्लेम, है ना। घर में बच्चों को जब काजल आजल लगाया जाता है तो कैसे उसको, वो दिवाली में होता है ना, दिवाली में वो करते हैं हम लोग की कैंडल एंडल जला के ऐसे प्लेट के ऊपर वो कर लेते हैं, है ना, तो काजल निकल आता है। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना। तो ये भी वही, ये वही कंपाउंड्स हैं, ये भी वही काम करते हैं, ये कंपाउंड्स भी ऐसे ही बर्न करते हैं। सो बर्न विद अ सूती फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम से ये बर्न होते हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट यू कैन से कंबशन होता है, जिसे आप बोलते हो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये कंबशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इनका इसी तरीके से, ठीक है। अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स का लवर, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां भी ज्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। और
अगर वो अटैक करेगा तो किसी को हटाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल इसमें आके लग जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म होता है। और भी अभी जानेंगे इसके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट कर लेना, टोटल क्लास 12th में आपको मिलेगा। ये सारे टोटल जितनी रिएक्शन यहाँ पे लिखी है ना, ये सब के सब क्लास 12th में भी आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब जानते हैं सबसे पहले हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगा? नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रेशन करने के लिए बेंजीन में आप रिएक्शन कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ ही साथ थोड़े से अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना पड़ता है। 323 से लेकर के 333 केल्विन तक की टेम्परेचर लेते हैं। एंड इसमें क्या होता है, HNO3 जो है, इसमें से NO2 बाहर निकलेगा। क्या बचेगा मैम? H बचा और O बचा, है ना, वो मिलके H2O बना लेगा। अब मैम एक और H कहाँ से आया? आई गेस आप भूले नहीं होंगे, यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको NO2 में लगा रही हूँ, तो यहाँ से मुझे एक हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा ना, हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा ना, वही बना रहा है H2O। तो यहाँ पे बन गया NO2, इसको आप बोलते हो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन में NO2 लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन को ऐड कर दो, नेक्स्ट है क्लोरीन को ऐड कर दो। अब क्लोरीन कैसे ऐड करोगे? नाइट्रेशन रिएक्शन ये ऊपर वाली है, ठीक है। अब क्लोरीनेशन है, दिस इज क्लोरीनेशन, मैं इसे लिख भी देती हूँ, लिखा नहीं है क्योंकि इसमें, दिस इज क्लोरीनेशन, ठीक है, सेकेंड वाली, ठीक है। एंड ये थर्ड वाली इज सल्फोनेशन, ठीक है। चलो समझो एक करके, क्लोरीनेशन और सल्फोनेशन। क्लोरीनेशन में क्या करोगे? क्लोरीन को ऐड कर दोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोरीन को किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो। तो जिसकी प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं वो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसमें पानी ना हो। इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। ये लुईस एसिड की तरह यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं, है ना। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे आप FeCl3 भी ले सकते हो, FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, पहले उसे समझ लो, ठीक है। तो होता क्या है, Cl2 का मतलब है 2 क्लोरीन एंड साथ ही साथ AlCl3 हम ले रहे हैं, है ना। अब होता क्या है भाई कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, एक Cl पॉजिटिव बन गया, साथ ही साथ यहाँ पे AlCl3 था, एक और क्लोरीन चला गया, AlCl4 नेगेटिव बन गया। ये Cl पॉजिटिव क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो जो ये Cl है यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी वो क्लोरीन वहीं पे जाके अटैक कर देगा, वो अटैक करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक Cl और बचा था हमारे पास, है ना, AlCl4 नेगेटिव था, उसके साथ H ऐड करेंगे तो बन जाएगा HCl। अब आप बोलोगे मैम AlCl3 कहाँ गया? वो तो एक वी कैन से कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, वो बाहर कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यस, ये रिएक्शन होगी, बस एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा, दिस इज क्लोरीनेशन। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। H2SO4 SO3 के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हो बेंजीन की, तो अंदर जाके बेंजीन में लग जाएगा SO3H। ये क्या होता है, ये सल्फोनिक एसिड बना देगा। सिमिलर रिएक्शन है, SO3H लग जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। सो नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, 3 रिएक्शन हो गई। अब आते हैं क्लोरीनेशन, तो समझ ही गए। क्लोरीनेशन का एक और रिएक्शन है जिसमें आप एनहाइड्रस AlCl3 के रिएक्शन करा रहे हो, डार्क में करा रहे हो, कोल्ड में करा रहे हो, ठीक है। ये दो चीजें आपने रख दी और आपने 6 टाइम्स ऑफ Cl2 ऐड करा दिया, है ना। मतलब अगर आपने एक्सेस में क्लोरीन रख दिया, एक Cl2 लिया था तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने अटैक किया। अब आपने अगर एक्सेस में रख दिया तो यही क्या होगा, यही H एटम्स जो बेंजीन रिंग के हैं, सारे के सारे क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देगा उसे, है ना। आपने ये रिएक्शन सुनी हुई है ना, एल्केन में थोड़ा बहुत सेम तो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपने सुना है कि बार बार अटैक हो सकता है। तो बस ये वही है कि अगर एक्सेस में क्लोरीन ले लिया तो ये अटैक बार बार करके इस तरीके से हेक्साक्लोरोबेंजीन बना सकता है, C6Cl6 बना सकता है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का अंदर आना, है ना। एल्काइलेशन, एल्काइल का एडिशन, इस तरीके से समझना, ठीक है। तो हम लेके आए एक एल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3Cl, है ना, मिथाइल क्लोराइड ले आए या क्लोरोमीथेन जिसे आप बोलते हो। अब इसमें क्या होगा, वही सेम कहानी, इन दोनों को आप तोड़ोगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, CH3 पॉजिटिव वाला इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा बेंजीन में CH3, Cl बचा वो H के साथ बाहर निकलेगा, HCl। किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गई। अब जब बेंजीन में डायरेक्टली CH3 लग जाए उसे क्या बोलते हो? टॉलिन बोलते हो। तो यहाँ पे बन जाता है टॉलिन।
वापस से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल के जो हैलोजन है उसके साथ लग गया और एल्काइल ग्रुप अंदर आ गया। नेक्स्ट होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप आता है, एसाइल ग्रुप नहीं पता तो मैं बता दूं, इट इज CH3COCl। इतना याद रखो, एल्काइल क्या था, CH3Cl, इसमें एक CO ऐड कर देना, है ना, CH3COCl, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव वाला ग्रुप इससे आके लग जाएगा, इसको बना देगा एसिटोफिनोन एंड H जो है वो हैलाइड के साथ बाहर निकल के HCl बना देगा। ठीक है, मैकेनिज्म समझो कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। नंबर 1, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जैसे कि अभी हमने देखा है ना, हम एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट वाली ले लेते हैं। क्या हो रहा था, बेंजीन के साथ हमने जब रिएक्शन कराई तो हमने CH3Cl लिया था सपोज, तो वहां पे CH3 पहले CH3 पॉजिटिव में बन गया, वही तो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमें पता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पे। अब वो बेंजीन के किसी भी कार्बन पे नहीं कर रहा है, उस कार्बन पे कर रहा है जहां पे वी कैन से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लवर, बेंजीन में जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे उसने अटैक किया होगा। नेक्स्ट होता है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने, है ना, एक कार्बन जिसपे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, है ना, बेंजीन की किसी एक रिंग में। मैम क्या आता होगा ऐसा, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज स्टेट में, है ना। और जैसे ही ये हो गया तो आपने देखा था हम बार बार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लगाओ, ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन क्या है C6H6, है ना, सारे कार्बन फुलफिल्ड एकदम, उनका जो स्टेबिलिटी है, जो उनको बॉन्ड बनाने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो तो बने हुए हैं। अगर हमें उसमें कुछ जोड़ना है तो हमें उससे हाइड्रोजन निकालना है, तो लास्ट स्टेप में हम करते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या जिसे ऑफ कोर्स आप हाइड्रोजन बोल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया हमने, है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया हमने। उसके बाद हमने देखा कि वो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो उस बॉन्ड से 2 चीजें लग गई होंगी, है ना, जो हम देख नहीं रहे। देखो ये रिएक्शन के अंदर की बात है मैकेनिज्म की, ये आपको रिएक्शन में नहीं लिखना है हर बार, क्योंकि एक्चुअली में जब हम ये फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसने अटैक कर दिया होगा यहाँ पे, तो ये बेंजीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, नहीं इतनी खराब हालत में नहीं दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, CH3 लग गया, है ना, और इसी से H भी लगा हुआ है सपोज। पहले तो यही होगा, फिर मैकेनिज्म, फिर एंड में होता है कि हाइड्रोजन को फिर बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, तो यस ये याद रखना कि ये स्टेप में ये हो रहा होता है कि कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बन रहा होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जैसे कि रिडक्शन कर लो, बेंजीन में H2 ऐड करो। अब अगर आप 3 टाइम्स ऑफ H2 ऐड करोगे, मतलब 6 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो इसके सारे के सारे पाई बॉन्ड हट जाएंगे और ये बन जाएगा क्लोरोहेक्सेन। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैम बहुत से हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना बेंजीन के, उनमें से एक ये भी है, ये नहीं होता, दिस इज नॉट बेंजीन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक साइक्लो ग्रुप है। अगर आप 3 टाइम्स ऑफ क्लोरीन ऐड करना चाहो अल्ट्रावायलेट रेज भेज के, तो आपको पता ही है ना, ये तो बनता ही है हेक्सा क्लोरोबेंजीन, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन अरीन्स। किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मान लो कोई एक ग्रुप आ रहा है बाहर से, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कभी CH3 आ जा रहा है, कभी Cl आ जा रहा है, तो उसे डायरेक्ट कौन करेगा कि कहाँ पे जाना है। अगर नॉर्मल बेंजीन है तब तो हम लगा दे रहे हैं अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये सब जान के, लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी कुछ लगा है, जैसे हम बोलते हैं एक बेंजीन से CH3 लगा हुआ है, तो वो CH3 के बाद जो भी ग्रुप आएगा वो कहाँ लगना है वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा वही CH3। एक बेंजीन में कोई एक ग्रुप लगा हुआ है और फिर अगर दूसरा ग्रुप लेके आओगे तो वो जो ग्रुप लगा हुआ है वही बताएगा उसे कहां पे जाना है। ठीक है, जो दूसरा आ रहा है। सो यस, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं, एंटरिंग फंक्शनल ग्रुप जो है उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें कहां पे लगना है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, यानी कि अगर सिंगल बेंजीन है तो 1 हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ द रिंग जो है उसको आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे, अगर कोई और लग गया तब की बात है ये। ठीक है, तो सपोज हमने मिथाइल बेंजीन ले लिया, है ना, जैसे आप टॉलिन बोलते हो, है ना। अब CH3 जो है ये एक एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा है आके, तो यही बताएगा कि अब जो एंटरिंग फंक्शनल ग्रुप दूसरे होंगे वो कहां जाएगा। ठीक है, तो यही ग्रुप ये बात बताता है। इसके बेसिस पे 2 टाइप के बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है मेटा डायरेक्टिंग, एक होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जो भी ग्रुप है वो या तो आने वाले इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजेगा या तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेज देगा। तो एक होता है मेटा डायरेक्टिंग अलग, ऑर्थो पैरा एक साथ अलग, है ना, ऑर्थो और पैरा दोनों पे जाएंगे। ठीक है, सो यस, सो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाने देगा और पैरा, या तो फिर मेटा पोजीशन पे जाने देगा। ठीक है, यस मैम, चलो समझते हैं।
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को पहले जानते हैं। ग्रुप्स जो कि डायरेक्ट करेंगे एक आने वाले ग्रुप को किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, है ना। कौन कौन से ग्रुप है लर्न करके जाना बहुत अच्छे से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि NH2 हो गया, NHR हो गया, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाया आगे, NHCO CH3 हो गया, OCH3 हो गया, OH बहुत इंपॉर्टेंट है, OH बहुत बार पूछा जाता है, सिंगल CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एटसेट्रा। ये अगर ग्रुप लगे हैं बेंजीन से तो कोई भी इनकमिंग ग्रुप को ये कहां भेजेंगे, ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर ये ग्रुप बेंजीन से लगा है तो ये ऑर्थो और पैरा की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, यू कैन से चार्ज थोड़ा सा बढ़ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स का लवर, वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाके रुकेगा, ठीक है। जैसे अगर आप OH का एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, है ना, OH ग्रुप है, पहले ये लगा, अब इसने क्या किया, इसने देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, कहाँ की बढ़ाई, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। कहाँ की बढ़ाता है, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन की, ठीक है। अच्छा, एक इसका बहुत अच्छा एक्सेप्शन तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज याद रखना, अगर क्लोरीन आता है Cl, जनरली जो क्लोरीन है ये बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जैसे कि अपने ऑर्थो एंड पैरा वाले करते हैं। साथ ही साथ ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है। अब जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिक होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा की तरह ही बिहेव करेगा एंड इनकमिंग जो भी ग्रुप होगा उसे ऑर्थो और पैरा पे ही डायरेक्ट करेगा, क्लोरीन भी, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे बढ़ाता है, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें कौन कौन सा ग्रुप है, NO2, CN, CHO, COR, COOH, COOR, SO3H। नोट करना, लर्न करना, एटलीस्ट 2-3 दिन इसको रिवाइज जरूर करना इन दो ग्रुप्स को, क्योंकि अगर ये ग्रुप्स लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेटा पे डायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इनके लगने से बेंजीन में मेटा पोजीशन पे जो है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो ये मेटा, जैसे NO2 है तो ये क्या करता है, ये जाके मेटा पोजीशन, ये देखो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने लगता है एंड इस वजह से इसके बाद जो ग्रुप आता है ये उसे डायरेक्ट कर देता है मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, है ना, टॉक्सिक है मैम ये तो टॉपिक, नहीं समझो। मोर देन अगर 2 बेंजीन रिंग्स हैं, 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स एक साथ लगी हुई हैं तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है, एंड पजेस कर देती है कैंसर। जैसे बहुत सारे बेकार लोग मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो बहुत सारी टॉक्सिसिटी फैला देते हैं ना, ऐसा क्यों करा उसने। जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने कुछ तो पढ़े थे कि अरे यार ये ऐसी ये वैसी ये सब बातें हैं ना, एंटी टाइप्स जो हो जाती हैं कभी कभी, है ना, तो अंकल टाइप्स भी होती हैं उसमें कुछ तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, एंड पजेस कैंसर। इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो दिस इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, फॉर आवर बॉडी, प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। इसकी वजह से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी आती है। आपने जो सुना ना कि सिगरेट्स नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें यही प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट यहाँ पे कंबशन हो रहा होता है ना, टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में यही होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। एंड इसी की वजह से अगर आप इसको इनहेल या कुछ करते हो तो ह्यूमन बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड इसी की वजह से डैमेज हो जाता है DNA एंड यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी बेंजीन रिंग्स मिलके ही ये सब फॉर्म करती हैं एंड इसीलिए ये रीजन होता है कि हम बोलते नहीं कि टोबैको नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का भी यही रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। सो यस, फाइनली खत्म, टाटा बाय बाय, एंड हम फिर मिलेंगे। आई होप सो आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम एल्केन्स ऑलरेडी निपटा चुके थे, एल्कीन्स, एल्काइंस, अरीन्स हमने कर लिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड यस नेक्स्ट चैप्टर, यस बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।